चलिए अब हम अपना क्रॉसिंग ऑफ चेक में लास्ट टॉपिक देखते हैं, प्रोटेक्शन ऑफ लाइबिलिटी ऑफ द कलेक्टिंग बैंकर। जो बैंक अपने कस्टमर के बिहाफ पे कलेक्ट कर रहा है पेइंग बैंकर से पेमेंट, तो उसको जो है क्या प्रोटेक्शन दी जाएगी, आइए डिस्कस करते हैं। बहुत ही सिंपल है ये, इसमें जो है एक दो ही पॉइंट्स है मेन आपके। प्रोटेक्शन टू कलेक्टिंग बैंकर। जो आपका कलेक्टिंग बैंकर है, अगर उसने जो है पेइंग बैंकर से अमाउंट रिसीव किया है, देखिए माना जाता है जो कलेक्टिंग बैंकर है ना वो पेइंग बैंकर से भी ज्यादा शरीफ है। क्यों? क्योंकि जो पेइंग बैंकर है उसको तो पेमेंट करनी है, कलेक्टिंग बैंकर का क्या काम है, सिर्फ पेमेंट रिसीव करना। ठीक है, तो जो कलेक्टिंग बैंकर है अगर उसने गुड फेथ में और बिना किसी नेग्लिजेंस के एक क्रॉस चेक के ऊपर पेमेंट रिसीव की है, देखिए दोबारा बता रहा हूं मैं, ये आपका टॉपिक जो है ये क्रॉसिंग ऑफ चेक है, तो इसलिए यहां पर एज्यूम किया जाएगा जितने भी चेक्स हमको जो है रिसीव हुए हैं या फिर दिए हैं हमने, वो जो है क्रॉस चेक है। ठीक है, तो जो आपका कलेक्टिंग बैंकर है अगर उसने गुड फेथ में और बिना किसी नेग्लिजेंस के जो है एक क्रॉस चेक के ऊपर पेमेंट रिसीव करी है, तो फिर देखिए अगर बाद में पता लगता है कि जिस चेक के ऊपर उनको पेमेंट रिसीव हुई है उसका टाइटल जो था वो डिफेक्टिव था, जैसे कि फॉर एग्जांपल ए ने जो है बी के नाम का चेक ड्रॉ किया, अब सी ने जो है उसको चुरा लिया, फोर्स एंडोर्समेंट कर दी उस पे और अपने बैंक में जो है प्रेजेंट कर दिया। अब जो कलेक्टिंग बैंकर था उसने जो है पेइंग बैंकर के पास चेक भेजा, पेइंग बैंकर ने सारी वेरिफिकेशन करके कलेक्टिंग बैंकर को जो है अमाउंट दे दिया। तो देखिए जो यहाँ पर ए है वो जो है कलेक्टिंग बैंकर के ऊपर केस नहीं कर सकता कि आपने जो है पैसे कैसे रिसीव कर लिए, जबकि चेक के ऊपर टाइटल जो था वो डिफेक्टिव था। तो यहाँ पर ए जो है कलेक्टिंग बैंकर के ऊपर कोई केस नहीं कर सकता। तो इस हिसाब से जो कलेक्टिंग बैंकर है वो जो है ट्रू ओनर के लिए लायबल नहीं होगा। चलिए एक थोड़ा जो है स्पेसिफिक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि ए है, ए ने जो है चेक ड्रॉ किया एचडीएफसी का, ठीक है, यानी कि एचडीएफसी क्या है आपका, वो है पेइंग बैंकर। अब बी के नाम का चेक था, बी को जो है दे दिया चेक, 20,000 रुपए का चेक था। अब जो सी है वो जो है बी का चेक चुरा लेता है और उस चेक के ऊपर जो है वो फोर्स एंडोर्समेंट कर देता है, बी के नाम के नकली साइन कर देता है वो और प्रेजेंट कर देता है पीएनबी में, जहां पर सी का काउंट है। जो आपका पीएनबी है वो क्या है, कलेक्टिंग बैंकर, जो कि पेइंग बैंकर से अमाउंट रिसीव करेगा। अब पीएनबी एचडीएफसी के पास चेक भेजता है, एचडीएफसी जो है सारी वेरिफिकेशन करके पेमेंट रिलीज कर देता है पीएनबी को और पीएनबी जो है सी के अकाउंट में क्रेडिट कर देते हैं। अब इतने में क्या होता है, बी ए को इन्फॉर्म करता है कि चेक चोरी हो चुका है। ए जो है अपने बैंकर को बोलता है कि पेमेंट मत करना मेरे चेक पर क्योंकि वो चोरी हो चुका है, लेकिन एचडीएफसी तो पेमेंट कर चुका है। अब जो पेइंग बैंकर है वो तो लायबल नहीं होगा, क्योंकि हम पिछली वीडियो में देख चुके हैं अगर ड्यू कोर्स में पेमेंट हुई है फिर चाहे एंडोर्समेंट फोर्जी क्यों ना हो पे की, पेइंग बैंकर लायबल नहीं होगा। लेकिन देखिए यहां पर जो ए है वो जो है पीएनबी को भी कलेक्टिंग बैंकर को भी कुछ नहीं कह सकता, उनके ऊपर केस नहीं कर सकता ये कह के कि आपने जो है अमाउंट रिसीव कैसे कर लिया, कि आपने चेक नहीं किया। तो देखिए यहां पर कलेक्टिंग बैंकर ने जो है गुड फेथ में अमाउंट रिसीव किया है और बिना किसी नेग्लिजेंस के जो है उन्होंने अपना काम किया है। ठीक है, अब बाद में चेक का जो टाइटल है वो डिफेक्टिव है तो उससे जो है कलेक्टिंग बैंकर को कोई लेना देना नहीं है, कलेक्टिंग बैंकर जो है वो लायबल नहीं होगा ए के लिए। लेकिन देखिए जो पहले पॉइंट में ये प्रोटेक्शन है ना कलेक्टिंग बैंकर के लिए, इसके लिए जो है कुछ कंडीशन सेटिस्फाई करनी पड़ेगी कलेक्टिंग बैंकर को, कंडीशंस फॉर सच प्रोटेक्शन। और वो क्या है, बहुत ही सिंपल है, वो 3 कंडीशंस हैं आपकी। ये देखिए सबसे पहले जो भी पेमेंट रिसीव हुई है कलेक्टिंग बैंकर को वो जो है एक क्रॉस चेक पर हुई है, यानी कि जो पीएनबी है उसको चेक करना है कि क्या चेक क्रॉस था या फिर नहीं था। ठीक है, क्रॉस चेक के ऊपर पेमेंट रिसीव हुई है उसको। दूसरा, जो बैंक है उसने जो भी कलेक्शन किया है पेमेंट का उसने जो है अपने कस्टमर के बिहाफ पर किया है, उसने जो है अपने पर्सनल इंटरेस्ट के लिए कोई कलेक्शन नहीं किया है। ठीक है, कि कस्टमर ने जो है चेक प्रेजेंट किया था तभी जो है उसने कस्टमर के बिहाफ पे कलेक्शन करी थी, उसने जो है ऐसे ही अपने मन से किसी का भी अमाउंट कलेक्ट नहीं किया था। यहां पर सी ने जब चेक प्रेजेंट किया तभी तो पीएनबी ने जो है सी के बिहाफ पे पेमेंट कलेक्ट करी। ठीक है, और तीसरा, जो कलेक्टिंग बैंकर है उसने जो है गुड फेथ में अमाउंट रिसीव किया था और जो भी उसने सारे प्रोसीजर किए थे, लीगल फॉर्मेलिटीज की थी, वो जो है बिना किसी नेग्लिजेंस के
की थी। अगर ये तीनों के तीनों कंडीशंस फुलफिल हो रही हैं तो फिर कलेक्टिंग बैंकर को जो है प्रोटेक्ट किया जाता है। अगर बाद में चेक का टाइटल डिफेक्टिव निकलता है तो भी वो जो है लायबल नहीं माना जाएगा। आइए एक बार इसको रीड कर लेते हैं यहाँ से। सेक्शन 131, नॉन लाइबिलिटी ऑफ द बैंकर रिसीविंग द पेमेंट ऑफ द चेक, यानी कि कलेक्टिंग बैंकर। अ बैंकर हु हैज इन गुड फेथ एंड विदाउट नेग्लिजेंस received the payment for a customer of a check crossed generally or specially to himself shall not, in case the title of the check proves defective, incur any liability to the true owner of the check by reason only of having received such payment। तो कलेक्टिंग बैंकर ने अगर एक क्रॉस चेक के ऊपर पेमेंट रिसीव करी थी गुड फेथ में और बिना किसी नेग्लिजेंस के, तो फिर बाद में अगर चेक का टाइटल डिफेक्टिव ही क्यों निकले तब भी जो है कलेक्टिंग बैंकर लायबल नहीं होगा। In order to avail such protection, the banker needs to prove the following। लेकिन इस प्रोटेक्शन को अवेल करने के लिए कलेक्टिंग बैंकर को जो है ये तीन कंडीशंस को प्रूव करना पड़ेगा, फुलफिल करना पड़ेगा। द बैंकर हैड रिसीव द पेमेंट ऑफ द क्रॉस चेक। क्रॉस चेक के ऊपर ही जो है उसको पेमेंट रिसीव होगी, ठीक है, यानी कि चेक जो है जो प्रेजेंट हुआ है कलेक्टिंग बैंकर के पास वो क्रॉस चेक है। द कलेक्शन वॉज मेड बाय द बैंक ऑन बिहाफ ऑफ द कस्टमर। कस्टमर के बिहाफ पर जो है उसने कलेक्शन करी थी पेमेंट की। द कलेक्टिंग बैंक मस्ट हैव एक्टेड इन गुड फेथ एंड विदाउट नेग्लिजेंस। और ऑब्वियस है जो कलेक्टिंग बैंक है उसने जो है गुड फेथ में एक्ट किया हो और बिना किसी नेग्लिजेंस के एक्ट किया हो। तो अगर तीनों की तीनों कंडीशन फुलफिल हो रही हैं तो फिर प्रोटेक्शन दी जाएगी कलेक्टिंग बैंकर को। तो आई होप आपको जो है ये पॉइंट समझ आ गए होंगे और अब जो है नोट्स हैं आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। चलिए कंटिन्यू करते हैं नेगोशिएशन ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स के टॉपिक के साथ। अब हम इसमें अपना अगला टॉपिक देखते हैं, एंडोर्समेंट ऑफ इंस्ट्रूमेंट, सेक्शन 15 इंपॉर्टेंट है। इसमें हम लोग ये पढ़ेंगे कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट 1881 के हिसाब से एंडोर्समेंट की डेफिनेशन क्या है। तो हम लोग जो है सबसे पहले एक एग्जाम्पल समझते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग समझेंगे कि एंडोर्समेंट का मतलब क्या होता है, फिर हम लोग डेफिनेशन पर आते हैं ताकि डेफिनेशन पढ़ना हमको जो है आसान लगे। फॉर एग्जाम्पल एक पर्सन है बी ने जो है एक बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ किया। किसके ऊपर किया? सी के ऊपर किया। तो जिसने ड्रॉ किया वो कौन है? हमारा ड्रॉर। और जिसके ऊपर ड्रॉ हुआ यानी कि जिसको पैसे पे करने हैं वो कौन है? हमारा सी। तो वो हमारा ड्रॉई या फिर आप एक्सेप्टर भी कह सकते हैं इसको। एक बार बिल को एक्सेप्ट कर लेगा फिर ये एक्सेप्टर बन जाएगा। तो मैं ड्रॉई बोलूंगा ताकि आप लोग समझ जाए कि हाँ ये एक्सेप्टर भी है। तो यहाँ पर जो है एक रफ सा बिल बना लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर बिल ऑफ एक्सचेंज बना है हमारा। तो बी ने जो भी लिखना था इस पे लिख दिया और एंड में अपने साइन कर दिए। उसने सी को ऑर्डर किया कि वो जो है बी को इस डेट पर पे करेगा। पेई का नाम भी स्पेसिफाइड है, वो कौन है? बी। यानी कि जो ये हमारा बिल ऑफ एक्सचेंज है ये कैसा इंस्ट्रूमेंट है? ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट है, बेरर नहीं है ये। अगर ये बेरर होता तो फिर पेई का नाम स्पेसिफाइड नहीं होता, लेकिन बी ने अपना नाम लिखा हुआ है पेई के नाम पर, तो इसलिए ये एक ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट है। और बनाने के बाद बी ने जो है साइन भी कर दिए। तो देखिए यहां पर जो साइनिंग हुई है बी की तरफ से इस बिल के ऊपर, इस साइनिंग का पर्पस क्या होता है? चाहे कोई भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट बने तो जो भी उसको बनाने वाला है वो उसके ऊपर अपने साइन क्यों करता है, उसका पर्पस क्या होता है? तो जो उसका पर्पस होता है वो होता है नेगोशिएशन। क्योंकि देखिए चाहे कोई भी पर्सन हो वो चाहे कोई भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट बनाए, चाहे चेक बनाए, चाहे बिल बनाए, चाहे प्रॉमिसरी नोट बनाए, अगर उसके साइन नहीं होंगे बनाने वाले के तो फिर आगे वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट नेगोशिएट नहीं हो सकता। वो आगे नेगोशिएट तभी हो सकता है अगर बनाने वाले के साइन हैं। दूसरा, जो साइनिंग हुई है वो किस कैपेसिटी में हुई है? एज अ ड्रॉअर की कैपेसिटी में। इस वाले केस में साइंड इन कैपेसिटी ऑफ ड्रॉअर, क्योंकि यहां पर जो फर्स्ट हैंड बिल बना है किसने बनाया है? बी ने बनाया है। तो इसलिए यहां पर बी ने जो है ड्रॉअर की कैपेसिटी में साइन करा है इस बिल के ऊपर। अब देखिए, अब समझिए, जो बी है उसको जो है कुछ गुड्स लेने हैं डी से, जिसके लिए बी के पास अभी पैसे नहीं है लेकिन उसको चाहिए। तो बी क्या करता है? बी जो है बदले में ये बिल जो बनाया उसने बिल ऑफ एक्सचेंज, ये क्या कर देता है? एंडोर्स कर देता है डी को।
एंडोर्स टू डी। अब ये समझते हैं कि एंडोर्समेंट कैसे करेगा वो। तो देखिए, आपको पता होगा कि जो बिल ऑफ एक्सचेंज होता है वो ड्रॉर जब बनाता है उस पर साइन करके ड्रॉय के पास भेजता है एक्सेप्टेंस के लिए। जैसे ही ड्रॉय एक्सेप्ट कर लेगा वो उसको वापस डिलीवर कर देगा ड्रॉर को, यानी कि ड्रॉर जो है होल्ड करके रखता है बिल को। लेकिन ड्रॉर अगर आगे एंडोर्स करना चाहता है तो फिर उसको जो है एक ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट को, क्योंकि जो बेरर इंस्ट्रूमेंट होता है वो तो बाय मेयर डिलीवरी नेगोशिएट हो जाता है, ये हम लोग जो है ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। लेकिन जो ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट होता है वो कैसे नेगोशिएट होता है, एंडोर्समेंट प्लस डिलीवरी। तो बी डिलीवरी तो बाद में करेगा, पहले क्या करेगा, पहले एंडोर्समेंट करेगा। तो बी एंडोर्समेंट कैसे करेगा डी को, जो बिल ऑफ एक्सचेंज का फेस है, फेस मतलब जो फ्रंट साइड है जिस पर लिखा हुआ है दैट आई ऑर्डर सी टू पे टू बी दिस अमाउंट, ठीक है। तो उसी फेस के ऊपर, उसी फ्रंट पेज पर वो क्या लिख देगा, एंडोर्स्ड टू डी, और इसके लिए वो अलग से एक और साइन करेगा। अब देखिए यहां पर जो ये साइन हुए हैं बी की तरफ से, सबसे पहली बात नेगोशिएशन के पर्पस के लिए ही साइन किया है ना, क्योंकि एंडोर्समेंट भी क्या है, एक टाइप की नेगोशिएशन ही है। तो आगे उसको नेगोशिएट करने के लिए बिल को उसने साइन किए हैं। दूसरा, उसने इस बार जो साइन किए हैं किस कैपेसिटी में किए हैं, साइंड इन कैपेसिटी ऑफ अदर देन अ मेकर और ड्रॉर, यू कैन से अदर देन अ ड्रॉर लिख देते हैं, क्योंकि बिल में स्पेसिफिकली बनाने वाले को ड्रॉर बोला जाता है और प्रॉमिसरी नोट में मेकर बोला जाता है। तो यहाँ पे मेकर भी लिख सकते हो। अगर प्रॉमिसरी नोट का केस होता तो फिर यहां पर जो है मेकर वर्ड आता, ठीक है। तो यहां पर बी ने एक तो नेगोशिएशन के पर्पस के लिए साइनिंग की है एंडोर्समेंट करते हुए, दूसरा उसने जो साइनिंग करी है वो जो है अदर देन अ ड्रॉर की कैपेसिटी में करी है। अच्छा, यहां पर देखिए एंडोर्समेंट के वक्त ये क्यों बोला जाता है कि जो साइन कर रहा है बंदा वो जो है ड्रॉर की कैपेसिटी में साइन नहीं करता, क्योंकि देखिए यहां पर अभी एंडोर्समेंट कौन कर रहा है, बी कर रहा है। तो इसमें कोई शक नहीं है कि बी जो है अभी ड्रॉर भी है और कौन है, एंडोर्सर। जो एंडोर्समेंट करता है वो कौन होता है, एंडोर्सर होता है। यानी कि यहां पर बी कौन है, ड्रॉर भी है और क्या है, एंडोर्सर भी है ना। और जिसको एंडोर्स किया जा रहा है कौन, डी, वो कौन है हमारा, वो है हमारा एंडोर्सी। लेकिन देखिए जो एंडोर्सी है वो एंडोर्सर भी बन सकता है। मान लीजिए ये बिल जो है बी ने एंडोर्स कर दिया डी को, फिर डी को डिलीवर भी कर दिया। अब डी आगे किसी और पर्सन को ये बिल देना चाहता हो, एंडोर्स करना चाहता हो, तो डी भी एंडोर्स कर सकता है। लेकिन उस समय जब वो साइन करेगा तो क्या वो ड्रॉर होगा, क्योंकि ड्रॉर तो बी है, तो वो एज अ अदर देन अ ड्रॉर की कैपेसिटी में क्या करेगा, साइनिंग करेगा। तो इसलिए हमेशा बोला गया कि जब भी कोई नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एंडोर्स होगा तो वो जो है किस कैपेसिटी में होगा, अदर देन अ ड्रॉर या फिर मेकर की कैपेसिटी में। तो यहां पर बी ने जो है एंडोर्समेंट डाल दिया बिल के ऊपर। अब जो ये बिल है बी डी को दे सकता है, ठीक है। और जो डी होगा वो फिर इस बिल को सी के पास ले जाएगा मैच्योरिटी डेट पर, और फिर सी जो है जब ये एंडोर्समेंट चेक करेगा तो देखिए यहां पर जो एंडोर्स टू डी लिखा हुआ है और बी के साइन है, इसका मतलब क्या है कि बी सी को ऑर्डर कर रहा है कि उसकी जगह डी को पैसे दे दो। ये मतलब होता है एंडोर्समेंट का, ठीक है। तो जब ये एंडोर्स बिल डी सी के पास ले जाएगा तो सी जो है डी को पैसे दे देगा। तो ये मतलब होता है आपका एंडोर्समेंट करने का, कि एंडोर्स कैसे किया जाता है किसी भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को। अच्छा, एक और सवाल सर, अगर यहां पर आपने बोला कि बिल के फेस के ऊपर यानी कि फ्रंट पेज पे आपने एंडोर्समेंट कर दी, चलो कोई दिक्कत नहीं है। मान लो डी जो है आगे एंडोर्समेंट करना चाहता है और जो फ्रंट पेज है वो फुल हो चुका है, फिर उस केस में फिर बिल के पीछे कर सकते हो। अगर पीछे का हिस्सा ही फुल हो गया तो यानी कि डी ने इसको एंडोर्स किया, उस पर्सन ने भी आगे किसी को एंडोर्स किया, तो अगर बिल के पीछे का जो पेज है वो भी फुल हो गया तो फिर आप जो है अलग से एक पेपर अटैच कर सकते हो और उसके ऊपर एंडोर्समेंट कर सकते हो। अगर उसके बाद भी वो पेपर भर गया तो दोबारा से एक पेपर लगा दो। तो इसके लिए जो है कोई भी लिमिट नहीं है। मैच्योरिटी से पहले आप जो है जितनी मर्जी बार किसी भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को एंडोर्स कर सकते हो, लेकिन एक बार मैच्योरिटी डेट के ऊपर उसकी पेमेंट हो गई है फिर उसके बाद आप जो है उसको एंडोर्स नहीं कर सकते, क्योंकि बिल क्या हो गया फिर, या फिर कोई भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट क्या हो गया, वो ऑनर हो गया है, उसके ऊपर पेमेंट हो गई है, डिस्चार्ज हो चुका है वो। सबसे बढ़िया वर्ड क्या है, डिस्चार्ज।
डिस्चार्ज होने के बाद आप उसको जो है एंडोर्स नहीं कर सकते। मैच्योरिटी से पहले पहले आप उसको जितनी मर्जी बार एंडोर्स कर सकते हो। अगर फ्रंट पेज फुल हो गया तो पीछे के पेज पे लिख दो, पीछे का पेज ही फुल हो गया तो अलग से एक पेज अटैच कर दो। अब आइए अब डेफिनेशन देखते हैं। चलिए एक बार रीड करते हैं इसको यहाँ से। और हाँ, इसके लिए जो है एक्स्ट्रा नोट्स की जरूरत नहीं है आपको, आप जो है इसी को ही नोट डाउन कर सकते हैं। और अगर एग्जाम में एंडोर्समेंट के बारे में डेफिनेशन आती है तो आपको जो है इस तरीके से लिखना है। When the maker or holder of a negotiable instrument signs the same, तो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, मेकर और होल्डर। ठीक है, यहाँ पर बी कौन था, जिसको हम ड्रॉर बोलते हैं या फिर मेकर ही बोल सकते हैं। ठीक है, तो बी कौन था, हमारा ड्रॉर था यहाँ पे। ठीक है, तो वो भी कर सकता है एंडोर्समेंट। और बी ने जब ये एंडोर्स किया डी को, तो डी क्या बन गया, होल्डर बन गया, या फिर आप होल्डर इन ड्यू कोर्स भी बोल सकते हो। यहाँ पर दोनों के लिए शब्द है। जो होल्डर है वो स्पेसिफाई करता है चाहे होल्डर हो चाहे होल्डर इन ड्यू कोर्स हो, तो वो भी जो है साइन कर सकता है एंडोर्समेंट के लिए। ठीक है, व्हेन द मेकर और होल्डर ऑफ ए नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट साइंस द सेम अदरवाइज देन एज सच मेकर, तो चाहे मेकर हो चाहे होल्डर हो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का, उसने जो है जब उस पर साइन किए, लेकिन किस कैपेसिटी में किए, मेकर की कैपेसिटी में नहीं किए, अदर देन मेकर की कैपेसिटी में किए। अदरवाइज देन एज सच मेकर, यही मतलब है इसका, अदर देन मेकर। अब क्यों साइन किए हैं, पर्पस क्या था साइन करने का, नेगोशिएशन, फॉर द पर्पस ऑफ नेगोशिएशन। और कहां पे साइन किए हैं, ऑन द बैक, या तो इंस्ट्रूमेंट के बैक पे, और फेस देयर ऑफ, उसके फ्रंट पे, और ऑन अ स्लिप ऑफ पेपर एनेक्स मींस अटैच देयर टू ऑल्सो साइंस फॉर द सेम पर्पस अ स्टैम्प्ड पेपर इंटेंडेड टू बी कंप्लीटेड एज अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। या तो उसके फेस के ऊपर या बैक के ऊपर, ठीक है, उसके पीछे, या फिर अलग से एक पेपर अटैच कर दो, उसके ऊपर साइन कर दिया आपने, एंडोर्समेंट लिख दी। ही इज सेड टू एंडोर्स द सेम एंड इज कॉल्ड द एंडोर्सर। तो जो ऐसा करता है, जो साइन करता है नेगोशिएशन के पर्पस के लिए, और किस पे करता है, या तो इंस्ट्रूमेंट के फेस पे करता है, बैक पे करता है, या फिर अलग से पेपर अटैच करके करता है एंडोर्समेंट, तो उसको हम बोलते हैं एंडोर्सर। और जिसको एंडोर्समेंट करी जाती है वो कौन होता है, हमारा एंडोर्सी। तो इस केस में डी कौन है, एंडोर्सी, और बी कौन है, हमारा एंडोर्सर। ठीक है, और यहाँ पर एक और चीज है, यहाँ पर सर कई बार कंफ्यूजन होती है कि एंडोर्स की स्पेलिंग कुछ जगह आई में दे रखी होती है, INDORCE, और कुछ जगह जो है ई दे रखा होता है। तो सही कौन सी है, तो देखिए दोनों की दोनों सही है, चाहे ई करके लिखो चाहे आई करके लिखो, दोनों की दोनों सही हैं। ठीक है, आप जैसे मर्जी लिख सकते हो, चाहे एंडोर्स लिखो चाहे एंडोर्स लिखो, एक ही बात है। तो अब जरा जो है फ्लो में डेफिनेशन पढ़ते हैं एक बार। व्हेन द मेकर और होल्डर ऑफ ए नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट साइंस द सेम अदरवाइज देन एज सच मेकर फॉर द पर्पस ऑफ नेगोशिएशन ऑन द बैक और फेस देयरऑफ और ऑन ए स्लिप ऑफ पेपर annexed thereto also signs for the same purpose a stamped paper intended to be completed as a negotiable instrument. He is said to endorse the same and is called the endorser. चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, एसेंशियल्स ऑफ ए वैलिड एंडोर्समेंट। अभी हमने समझा कि एंडोर्समेंट का मतलब क्या होता है। अब एक वैलिड एंडोर्समेंट होने के लिए जो है क्या क्या एसेंशियल पॉइंट्स होने चाहिए। तो यहाँ पर टोटल जो है हमारे पास 3 पॉइंट्स है, और तीनों के तीनों काफी सिंपल पॉइंट्स हैं। आइए डिस्कस करते हैं। सबसे पहला पॉइंट, एंडोर्समेंट मस्ट बी साइन। अभी तो हमने समझा है, क्या समझा है, यही कि जो एंडोर्सर है उसके साइन करने का पर्पस क्या होता है, नेगोशिएट करना। अगर वो साइन नहीं करेगा तो फिर आगे कोई भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट नेगोशिएट नहीं हो सकता। तो एंडोर्स भी अगर आपको करना है, एंडोर्समेंट भी क्या है, एक टाइप की नेगोशिएशन ही है, तो उसके लिए आपको जो है साइनिंग तो करनी पड़ेगी। इसके बाद दूसरा पॉइंट देखिए, जब तक जो एंडोर्सर है, जब तक उसने एंडोर्समेंट को रिस्ट्रिक्ट या फिर एक्सक्लूड ना कर रखा हो, अंटिल एंडोर्समेंट इज रिस्ट्रिक्टेड और एक्सक्लूडेड। इसके बारे में हम लोग जो है टाइप्स ऑफ एंडोर्समेंट में पढ़ेंगे, लेकिन अभी थोड़ा बहुत समझ लीजिए कि एंडोर्समेंट अगर रिस्ट्रिक्टेड हो या फिर एक्सक्लूडेड हो, इसका मतलब क्या होता है कि जो भी पर्सन कोई भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को इस तरीके से एंडोर्स कर रहा है कि वो रिस्ट्रिक्टेड एंडोर्समेंट कर रहा है, इसका मतलब ये है कि जिसको भी वो एंडोर्स हो रहा है, जो भी एंडोर्सी होगा, वो जो है आगे उस इंस्ट्रूमेंट को एंडोर्स नहीं कर पाएगा। ठीक है, अभी इतना समझ लो, फिर बाद में हम लोग जो डिटेल में पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ एंडोर्समेंट में। तो जब तक एंडोर्समेंट रिस्ट्रिक्टेड या फिर एक्सक्लूडेड नहीं है एंडोर्सर के द्वारा, जो भी मेकर है, ड्रॉर है, पेई है, एंडोर्सी है, वो जो है इंस्ट्रूमेंट को एंडोर्स या फिर नेगोशिएट कर सकते हैं जब तक मैच्योरिटी डेट नहीं आ जाती।
ठीक है, क्योंकि देखिए जो एंडोर्समेंट है वो जो है सिर्फ और सिर्फ एक ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट के ऊपर होती है। ठीक है, तो जब तक वो इंस्ट्रूमेंट पे नहीं हो जाएगा तब तक जितनी मर्जी बार आप उसको जो है एंडोर्स कर सकते हो। लेकिन अगर एंडोर्समेंट रिस्ट्रिक्टेड है या फिर एक्सक्लूडेड है, फिर आप जो है एंडोर्स करने के बाद एक बार आगे उसको एंडोर्स नहीं कर सकते। इसके बाद तीसरा पॉइंट, अब देखिए हमने जो है समझा था कि अगर किसी भी ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट को आपको नेगोशिएट करना हो तो सिर्फ एंडोर्समेंट से काम नहीं चलता, आपको जो है डिलीवरी भी करनी पड़ेगी उस इंस्ट्रूमेंट की। तो देखिए जो एंडोर्सर है जब वो एंडोर्समेंट प्लस डिलीवरी करता है किसको, एंडोर्सी को, तो फिर वो जो है इंस्ट्रूमेंट के साथ साथ उस इंस्ट्रूमेंट की ओनरशिप और साथ में राइट ऑफ फर्दर नेगोशिएशन भी जो है ट्रांसफर कर देता है एंडोर्सी को। जो एंडोर्सर होता है वो एंडोर्समेंट और डिलीवरी के थ्रू इंस्ट्रूमेंट की ओनरशिप और उसके फर्दर नेगोशिएशन का राइट भी ट्रांसफर करता है एंडोर्सी को। जैसे फॉर एग्जांपल अगर ए ने जो है बी को बिल एंडोर्स प्लस डिलीवर किया है, तो इसका मतलब ये है कि अब उस बिल का ओनर कौन है, वो बी है, और बी के पास जो है आगे और एंडोर्स करने का भी राइट है। जो बी है वो आगे उस बिल को सी को भी एंडोर्स कर सकता है और बी भी यही सेम राइट जो है सी को देगा, फिर सी भी आगे जो है और एंडोर्स करता रहेगा। ठीक है, तो एंडोर्सी के पास दो राइट्स आते हैं, एक इंस्ट्रूमेंट की ओनरशिप का और दूसरा राइट ऑफ फर्दर नेगोशिएशन का। तो बहुत ही सिंपल था ये। अब जरा यहां से पढ़ लेते हैं एक बार। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ गया तो आपको जो है इस तरीके से लिखना है। सबसे पहला, सिग्नेचर ऑफ एंडोर्सर, द एंडोर्समेंट मस्ट बी साइन, तो एंडोर्समेंट में साइनिंग होनी जरूरी है। द एंडोर्समेंट मे बी मेड बाय द एंडोर्सर either merely signing his name on the instrument or by specifying in addition to his signature the person to whom or to whose order the instrument is payable। इसका मतलब क्या है ये वाली लाइन का, जो यहां से लेके यहां तक लिखे। देखिए एंडोर्समेंट कैसे होती है, ऑब्वियस है आपको जो है बिल के ऊपर एंडोर्स टू दिस पर्सन लिखना होता है, फिर साइन करने होते हैं। लेकिन मान लीजिए अगर आप जो है एक कोई बिल है, ये इसके ऊपर आप लिखते हैं एंडोर्स, बस इतना लिख के जो है साइन कर देते हैं आप, तो ये भी क्या होगा, ये भी आपकी एंडोर्समेंट ही मानी जाएगी। लिखा हुआ ना यहाँ पे, मे बी मेड बाय द एंडोर्सर ईदर मेयरली साइनिंग हिज नेम ऑन द इंस्ट्रूमेंट, कि वो जो है सिर्फ ये एंडोर्स लिख के अपने साइन कर दे, तो ये भी एक एंडोर्समेंट ही होगी। लेकिन जो ऐसी एंडोर्समेंट होगी ना जिसमें मेयरली साइन हो रहा है सिर्फ, तो ये आपकी कौन सी एंडोर्समेंट है, ये है आपकी ब्लैंक एंडोर्समेंट, ब्लैंक एंडोर्समेंट। और अगर आप साइनिंग के साथ साथ ये भी स्पेसिफाई कर रहे हैं कि किस पर्सन को जो है वो इंस्ट्रूमेंट एंडोर्स किया गया है, तो फिर जो आपका ये वाला पॉइंट है इसमें क्या है, इसमें है आपका एंडोर्समेंट इन फुल। और इन दोनों टर्म्स के बारे में हम लोग अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो अभी समझ लीजिए अगर आपने सिर्फ एंडोर्स लिख के साइन कर दिया है तो वो ब्लैंक एंडोर्समेंट है। अगर आपने एंडोर्समेंट में साइन किए हैं और साथ में ये भी स्पेसिफाई किया है किसको एंडोर्स किया जा रहा है, वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, तो फिर वो होता है एंडोर्समेंट इन फुल। आगे इसके बारे में हम लोग अभी डिटेल में डिस्कशन करेंगे। सेकंड पॉइंट, नेगोशिएशन, एवरी सोल मेकर, ड्रॉर, पे और द एंडोर्सी और ऑल ऑफ सेवरल जॉइंट मेकर्स, ड्रॉर्स, पेज और एंडोर्सीज ऑफ ए नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट may endorse and negotiate the same unless negotiability of such instrument has been restricted or excluded। सेक्शन 51 में बात लिखी गई है, वही सेम बात जो डिस्कस करती है अभी हमने, कि जब तक एंडोर्समेंट रिस्ट्रिक्टेड या फिर एक्सक्लूडेड नहीं है तब तक जिनके पास भी वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, चाहे वो मेकर हो, ड्रॉर हो, पेई हो या फिर कौन हो, एंडोर्सी हो, क्योंकि जिसको एंडोर्स होगा वो कौन होगा, एंडोर्सी होगा। तो एंडोर्सी भी आगे उसको एंडोर्स कर सकता है, पेई भी आगे उसको एंडोर्स कर सकता है, ड्रॉर भी आगे एंडोर्स कर सकता है, मेकर भी आगे एंडोर्स कर सकता है, अगर जब तक एंडोर्समेंट रिस्ट्रिक्टेड या फिर एक्सक्लूडेड ना हो। इसके बाद यहाँ पे एक और पॉइंट है आपका, इट इज हाउएवर नेसेसरी दैट सच अ मेकर और ड्रॉर हु वांट्स टू एंडोर्स इज इन लॉफुल पोजेशन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। लेकिन देखिए
ये बात जरूर होनी चाहिए कि चाहे कोई भी मेकर हो या फिर ड्रॉअर हो जो कि एंडोर्स करना चाहता है, उसके पास इंस्ट्रूमेंट का लीगल पोजेशन हो। जैसे कि यहाँ पर बी ने बिल को ड्रॉ किया था, अब ठीक है उसने खुद ही ड्रॉ किया था, खुद ही साइन किया था, तो यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट का पोजेशन उसके पास लीगली था, उसके पास राइट था इंस्ट्रूमेंट को पोजेस करने का, तभी वो जो है आगे एंडोर्स कर सकता है। लेकिन मान लीजिए अगर कोई तीसरा पर्सन होता है, जैसे कि ई है, ई जो है बी के नकली साइन करके आगे एंडोर्समेंट करता, फिर वो एंडोर्समेंट वैलिड नहीं मानी जाती, क्योंकि जो ई है उसने बिल बनाया ही नहीं था, उसने तो नकली साइन किए थे। और फॉर्जरी के केस में जो है कोई भी एंडोर्समेंट वैलिड नहीं मानी जाती। इनफैक्ट जो टाइटल होता है इंस्ट्रूमेंट का, वो होल्डर इन ड्यू कोर्स के पास भी नहीं जा पाता सही से। फोर्जरी का केस ऐसा केस है जहां पर किसी के पास भी गुड टाइटल नहीं जाता इंस्ट्रूमेंट का, फोर्जरी क्योंकि अपने आप में ही एक इलीगल चीज है। अच्छा सर, यहां पर ये क्यों बोला गया कि मेकर और ड्रॉअर जो है अगर वो एंडोर्समेंट करना चाहता है तो उसके पास ही लॉफुल पोजेशन हो? मान लीजिए अगर ड्रॉअर ने किसी को आगे एंडोर्स किया है और जिसको भी एंडोर्स किया है उसके हाथ से बिल को कोई चुरा लेता है, जैसे कि यहाँ पे बी ने डी को एंडोर्स किया था, अब ई जो है डी से बिल चुरा लेता है। लेकिन देखिए हमने जो है जब प्रिविलेजेस ऑफ होल्डर इन ड्यू कोर्स डिस्कस किया था तो उसमें हमने क्या पढ़ा था कि जो चुराने वाला है, जैसे कि यहाँ पर ई है, ई ने डी के हाथ से बिल चुरा लिया, ई ने जो है उसको आगे एफ को एंडोर्स कर दिया फॉर अ कंसिडरेशन, एफ ने भी जो है बदले में गुड्स दिए ई को, तो यहाँ पर एफ बन गया होल्डर इन ड्यू कोर्स, और बीइंग अ होल्डर इन ड्यू कोर्स एफ जो है सी से अपने पैसे रिकवर कर सकता है, तो वहां पर ई ने जो एंडोर्समेंट करी है वो वैलिड एंडोर्समेंट मानी जाएगी और एफ के पास भी जो है गुड टाइटल आएगा, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पर शुरू से ही जो एंडोर्समेंट थी वही इलीगल थी, यहाँ पर देखिए यहाँ पर तो वैलिड था, बी ने जो है बिल को ड्रॉ किया था, खुद ही ड्रॉ किया था, खुद ही साइन किया था, तो ऑब्वियस है वैलिड एंडोर्समेंट होगी। लेकिन ई अगर बी के नकली साइन करता तो वहां से शुरू से ही डिफेक्टिव टाइटल पास ऑन ही होता। इसके बाद लास्ट पॉइंट, इफेक्ट ऑफ एंडोर्समेंट। द एंडोर्समेंट ऑफ ए नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट फॉलोड बाय डिलीवरी transfers to the endorsee the property therein with the right of further negotiation। तो आप जब भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का एंडोर्समेंट करोगे जो कि डिलीवरी के साथ फॉलो होगा, एंडोर्समेंट प्लस डिलीवरी, तो फिर जब भी एंडोर्सी को एंडोर्समेंट प्लस डिलीवरी करी जाएगी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की, तो उस एंडोर्समेंट के साथ उसके पास क्या क्या ट्रांसफर होता है, इंस्ट्रूमेंट में ओनरशिप और right of further negotiation, but the endorsement may by express words restrict or exclude। वही सिंबल जो ऊपर लिखी हुई थी, अगर endorsement restricted है या फिर excluded है, such right or may merely constitute the endorsee an agent to endorse the instrument or to receive its contents for the endorser or for some other specified person। लेकिन अगर सिंपल ये कहा गया है कि लेकिन अगर रिस्ट्रिक्टेड एंडोर्समेंट है या फिर राइट जो है एक्सक्लूड किया गया है एंडोर्समेंट का, फिर उस केस में जो एंडोर्सी होगा उसके पास जो है इंस्ट्रूमेंट का ओनरशिप नहीं होगा, उसके पास आगे राइट ऑफ फर्दर नेगोशिएशन नहीं होगा, फिर वो जो है एंडोर्सर का एज एन एजेंट बन के जो है इंस्ट्रूमेंट को होल्ड करेगा, ठीक है। जैसे कि यहां पर ए है, ए ने जो है रिस्ट्रिक्टिव एंडोर्समेंट करी किसकी, बिल की बी को, तो यहां पर जो बी होगा, बी जो है आगे किसी को एंडोर्स क्या कर सकता है, नहीं कर सकता, क्योंकि रिस्ट्रिक्टिव एंडोर्समेंट है। अब ये एंडोर्समेंट इन ब्लैंक एंड इन फुल क्या होता है, आइए इसको समझते हैं। अब सबसे पहला पॉइंट, एंडोर्समेंट इन ब्लैंक, एंडोर्सर साइंस हिज नेम ओनली। फॉर एग्जाम्पल ए के पास एक प्रोमिसरी नोट है, ए जो है इस प्रोमिसरी नोट को एंडोर्स करना चाहता है सी को, तो उसने प्रोमिसरी नोट के ऊपर लिखा एंडोर्स, बस इतना लिख के छोड़ दिया और साइन कर दिए। साइनिंग जरूरी है एंडोर्समेंट के लिए, हम लोग पढ़ चुके हैं। तो ये जो एंडोर्समेंट करी है ए ने, ये है आपकी ब्लैंक एंडोर्समेंट, यानी कि खाली एंडोर्समेंट, जहां पर किसको एंडोर्स किया जा रहा है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट ये स्पेसिफाइड नहीं है। ए जो है इसको सी को डिलीवर तो कर रहा है, लेकिन सी के पास अगर प्रॉमिसरी नोट है और उस पर एंडोर्समेंट है, लेकिन ये पता नहीं लग पा रहा कि किसको एंडोर्स किया गया है। डिलीवर तो आपने कर दिया सी को, लेकिन क्या अगर कोई कॉमन मैन उसको पढ़े एक बार, तो क्या वो पता लगा पाएगा कि ये एंडोर्स किसको किया गया है?
तो नहीं पता लगा पाएगा। तो ये होती है हमारी एंडोर्समेंट इन ब्लैंक, जहां पर एंडोर्सर सिर्फ इतना लिख के साइन कर देता है, वो ये स्पेसिफाई नहीं करता है किसको एंडोर्समेंट हुई है। इसके बाद दूसरा पॉइंट, एंडोर्समेंट इन फुल। एंडोर्सर साइंस हिज नेम प्लस एड्स डायरेक्शन टू पे द अमाउंट। प्लस है यानी कि एंड, जरूरी है दोनों के दोनों चीजें। एंडोर्सर अपने साइन भी करता है और साथ में किसको अमाउंट पे करना है वो डायरेक्शन भी ऐड करता है। सेम एग्जांपल लेते हैं, ए के पास एक प्रॉमिसरी नोट है, वो उसको जो है सी को एंडोर्स करना चाहता है। ए ने क्या लिखा, एंडोर्स टू सी, और अपने साइन कर दिए। तो ये जो एंडोर्समेंट करी है ए ने, ये क्या है, ये है आपकी एंडोर्समेंट इन फुल, यानी कि पूरी एंडोर्समेंट। यहां पर ए ने जो है स्पेसिफाई कर दिया है कि अगर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट या फिर इस केस में प्रॉमिसरी नोट एंडोर्स हो रहा है तो किसको हो रहा है, कि अगर सी जो है जब कल को मैच्योरिटी डेट पर इसको ले जाके प्रेजेंट करेगा सामने वाली पार्टी को, तो फिर वो पार्टी जो होगी जो कि पे करेगी इस प्रॉमिसरी नोट के ऊपर, जो कि हमारा मेकर होता है। उस केस में जो प्रॉमिसरी नोट का मेकर होता है वो कौन होता है, वो पार्टी जो कि पे करती है मैच्योरिटी डेट पर। तो यहां पर जो मेकर है वो जो है किसको पे करेगा, उसको साफ साफ दिख जाएगा कि सी को एंडोर्स हुआ है ये बिल, तो ए ने जो है ये बोला है कि मेरी जगह पैसे सी को दे देना। ये मतलब होता है एंडोर्समेंट का, किसका, एंडोर्समेंट इन फुल का। अब यहां पर ब्लैंक एंडोर्समेंट है, तो इसका मतलब क्या है, ये क्या है, एक बेरर इंस्ट्रूमेंट है, यानी कि जिसके हाथ में भी ये होगा उसको जो है पैसे दे दिए जाएंगे। लेकिन एंडोर्समेंट इन फुल में जो है स्पेसिफाइड होता है किसको एंडोर्स किया गया है, ये आपका बेरर नहीं होता है। आइए एक बार यहां से जो है रीड कर लेते हैं इसको। इफ द एंडोर्सर साइंस हिज नेम ओनली, द एंडोर्समेंट इज सेट टू बी इन ब्लैंक। अगर एंडोर्सर सिर्फ अपने नाम साइन करता है तो फिर उसको हम क्या बोलते हैं, एंडोर्समेंट इन ब्लैंक। If the endorser signs his name and adds a direction to pay the amount mentioned in the instrument to or to the order of a specified person, the endorsement is said to be in full। लेकिन जो endorser है वो अगर साइन तो कर रहा है लेकिन साथ में डायरेक्शंस भी ऐड कर रहा है कि किसको कितना अमाउंट पे करना है, ठीक है, किस पर्सन को करना है, वो पर्सन को स्पेसिफाई कर रहा है वहां पे, तो फिर उसको हम क्या बोलते हैं, एंडोर्समेंट इन फुल। इसके बाद द पर्सन सो स्पेसिफाइड इज कॉल्ड द एंडोर्सी ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। और जिस भी पर्सन को स्पेसिफाई किया जा रहा है एंडोर्समेंट के थ्रू उसको हम क्या बोलते हैं, एंडोर्सी। तो यहां पर ए कौन हुआ हमारा, वो हुआ हमारा एंडोर्सर, और सी कौन हुआ, सी हुआ हमारा एंडोर्सी। तो इसमें इतना ही था, ठीक है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब आप जो है ये नोट डाउन कर लीजिए। चलिए अब देखते हैं अदर काइंड्स ऑफ एंडोर्समेंट, दूसरे और कितनी टाइप्स की एंडोर्समेंट होती हैं। तो यहाँ पर हमको जो है 3 दे रखी है। रिस्ट्रिक्टिव, जिसके बारे में हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं, यहाँ पर और डिटेल में करेंगे हम लोग। पार्शियल एंडोर्समेंट और कंडीशनल एंडोर्समेंट और साथ में रिस्ट्रिक्टिव एंडोर्समेंट। तो इन तीनों के बारे में हम लोग जो है डिस्कस करेंगे और ये भी आपका एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें से जो है किसी भी एक टाइप ऑफ एंडोर्समेंट पे जो है केस स्टडी क्वेश्चन बन के आ सकता है। सबसे पहले देखते हैं पार्शियल एंडोर्समेंट। नाम से ही पता लग रहा है पार्शियल मतलब पार्ट एंडोर्समेंट, ट्रांसफर्स ओनली अ पार्ट अमाउंट प्लस इनवैलिड। देखिए इसमें क्या होता है, जो एंडोर्सर होता है जितने भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की वैल्यू होती है, जैसे कि मान लीजिए कोई बिल ऑफ एक्सचेंज है जिस पर अमाउंट है 1 लाख रुपए का, तो उसकी वैल्यू कितनी हुई, 1 लाख रुपए। अब जो एंडोर्सर है वो क्या करता है, वो जो है पूरे के पूरे 1 लाख रुपए के लिए एंडोर्समेंट नहीं करता है, वो जो है 50,000 रुपए के लिए, 60,000 रुपए के लिए, 90,000 रुपए के लिए, 80,000 रुपए के लिए, 70,000 रुपए के लिए, तो वो जो है पूरे अमाउंट का एंडोर्समेंट नहीं करता है बिल का, वो जो है एक पार्ट अमाउंट का एंडोर्समेंट करता है। ठीक है, यहाँ पे ट्रांसफर का मतलब है एंडोर्समेंट प्लस डिलीवरी। और जो ऐसी एंडोर्समेंट होती है नॉर्मली हर केस में इनवैलिड होती है, लेकिन एक केस ऐसा है जहां पर आपकी वो वैलिड होगी, और वो कौन सा केस है, तो आइए एग्जांपल देखते हैं ताकि हमको जो ये और क्लियर हो जाए। तो देखिए फॉर एग्जांपल एक पर्सन है ए, अब ए को जो है बी से मान लीजिए 1 लाख रुपए लेने हैं, जिसके लिए ए ने एक बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ किया बी के ऊपर। तो ए ने जो है 1 लाख रुपए का बिल ऑफ एक्सचेंज बनाया बी के नाम का, ठीक है, क्योंकि बी
को पे करना है। बी कौन हुआ हमारा, वो ड्रॉई हुआ। ए कौन है हमारा, ए है हमारा ड्रॉर। फिर ए ने बिल बना के बी के पास भेजा एक्सेप्टेंस के लिए, बी ने एक्सेप्ट कर लिया और फिर वापस से ए को डिलीवर कर दिया। तो अब बिल किसके पास है, ए के पास है। अब ए जो है इसको एंडोर्स करना चाहता है सी को, लेकिन ए को जो है सी से सिर्फ और सिर्फ 50,000 रुपए के गुड्स खरीदने हैं, ठीक है, लेकिन बिल है 1,00,000 रुपए का। तो ए क्या करता है, ए बिल के ऊपर लिखता है एंडोर्स्ड टू सी फॉर 50,000 ओनली, ऐसे लिख देता है वो। तो आप बताइए क्या ये वैलिड है, इनवैलिड है? ऑब्वियस है ये आपका इनवैलिड एंडोर्समेंट है, क्योंकि जितना भी अमाउंट बिल के ऊपर लिखा हुआ है आपको जो है उसको एंडोर्स अगर करना है तो पूरे के पूरे अमाउंट के लिए आपको एंडोर्स करना पड़ेगा। आप पार्ट अमाउंट के लिए पार्शियल एंडोर्समेंट नहीं कर सकते। लेकिन एक केस ऐसा है जहां पर पार्शियल एंडोर्समेंट वैलिड है, तो आइए अब उस केस को समझते हैं। तो इसके लिए हम लोग जो है सेम एग्जांपल ले रहे हैं, लेकिन थोड़ा नए सिरे से। चलिए, तो वही सेम बात, ए को जो है बी से 1,00,000 रुपए लेने हैं, जिसके लिए ए ने बी के ऊपर क्या बनाया, एक बिल ऑफ एक्सचेंज, ठीक है। अब इस केस में क्या है, इस केस में ए ने इस बिल को आगे एंडोर्स किया सी को पूरे अमाउंट के लिए, पूरे एक के 1,00,000 रुपए के लिए एंडोर्स कर दिया। तो यहां पर जो है एंडोर्समेंट वैलिड है, ठीक है। अब बिल किसके पास है, सी के पास है। अब जब मैच्योरिटी डेट पर सी बी के पास जाता है पेमेंट के लिए, तो बी क्या कहता है सी से, बी कहता है कि मैं इस समय आपको सिर्फ और सिर्फ 60,000 रुपए ही दे पाऊंगा। तो वो पे कितने करता है, 60,000 ओनली, सिर्फ इतने ही पे करता है वो। और यहां पर जो सी है वो भी जो है 60,000 रुपए ले लेता है। वो बी से कहता है चल कोई नहीं, 1,00,000 रुपए मत दे, 60,000 तो दे। तब यहां पर 1,00,000 रुपए में से बी ने पे कितने कर दिए, 60,000 रुपए पे कर दिए। बैलेंस कितना बचा, अभी भी 40,000 रुपए बचा। तो यहां पर जो सी है वो इस 40,000 रुपए के बिल को आगे फर्दर एंडोर्स कर सकता है, कैन फर्दर एंडोर्स सच एन इंस्ट्रूमेंट। तो यहां पर जो आपकी पार्शियल एंडोर्समेंट हुई है, पार्शियल एंडोर्समेंट जो हुई है यहां पर जो सी ने करी है मैच्योरिटी के बाद, क्योंकि देखिए मैच्योरिटी पर बिल लेके सी बी के पास गया और मैच्योरिटी पर 1,00,000 रुपए पे करने थे बी को, लेकिन पे कितने किए, 60,000 रुपए, जिसके लिए सी मान गया। तो अभी भी 40,000 रुपए तो बचे हुए हैं ना, है ना। तो यहां पर 40,000 रुपए के लिए सी इस बिल को आगे ई को फर्दर एंडोर्स कर देता है। तो ई के हाथ में अब जो बिल है उसकी वैल्यू क्या है, उसकी वैल्यू है 40,000 रुपए, ठीक है। तो यहां पर जो पार्शियल एंडोर्समेंट करी है सी ने वो बिल्कुल वैलिड मानी जाएगी। अब देखिए यहां पर जो ई है उसके पास मैच्योरिटी के बाद जो है बिल आया है वो भी 40,000 रुपए का। तो यहां पर ई के पास एक तो फॉर अ कंसिडरेशन आया था, उसने जो है सी को बदले में कुछ गुड्स भी दिए थे, गुड फेथ में आया था, ठीक है। लेकिन बिल उसके पास आया कब है, आफ्टर मैच्योरिटी। अब आपको अगर होल्डर इन ड्यू कोर्स के डेफिनेशन याद हो तो उसमें जो है होल्डर इन ड्यू कोर्स कौन सा पर्सन होता है, एक ऐसा पर्सन जिसको कोई भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट फॉर अ कंसिडरेशन रिसीव हुआ है, गुड फेथ में रिसीव हुआ है, और जो भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट उसको रिसीव हुआ है वो उसकी मैच्योरिटी से पहले हुआ है, कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट अभी मैच्योर नहीं हुआ था तो उससे पहले उसको रिसीव हो चुका है, तब उस केस में वो पर्सन होल्डर इन ड्यू कोर्स बनता है। लेकिन यहां पर जो ई है उसको फॉर अ कंसिडरेशन रिसीव हुआ था, फॉर अ गुड फेथ रिसीव हुआ था, लेकिन मैच्योरिटी के बाद रिसीव हुआ है। तो यहां पर ई जो है वो आपका HDC यानी कि होल्डर इन ड्यू कोर्स तो नहीं है। तो अब यहां पर जो 40,000 रुपए का बिल ई के पास है, जब भी उसकी पेमेंट आएगी तो ई जो है बी के पास जाएगा लेने के लिए, ठीक है। और अगर उस डेट पर भी बी जो है पे नहीं कर पाता 40,000 रुपए, तो ई जो है बी के ऊपर ही केस कर सकता है, वो जो है अपनी प्रायर पार्टीज के पास नहीं जा सकता। क्यों, क्योंकि वो होल्डर इन ड्यू कोर्स नहीं है, उसके पास जो बिल आया है वो मैच्योरिटी के बाद आया है।
अगर वो होल्डर इन ड्यू कोर्स होता, उसके पास मैच्योरिटी से पहले बिल आया होता और फिर उस केस में बी बिल को डिसऑनर कर देता, फिर वो जो है बी के ऊपर तो केस कर ही सकता था, साथ में सी के पास भी जा सकता था और ए के पास भी जा सकता था। लेकिन क्योंकि यहाँ पर मैच्योरिटी के बाद उसको बिल रिसीव हुआ था, तो इसलिए वो होल्डर इन ड्यू कोर्स तो नहीं है, तो इसलिए वो अपने पैसे जो है सिर्फ और सिर्फ बी से ही रिकवर, यानी कि जो ड्रॉई है उससे ही रिकवर कर सकता है। वो अपनी प्रायर पार्टी से कुछ भी रिकवर नहीं कर सकता। लेकिन हाँ, इसमें सवाल एक और ये आता है कि सर आपने जैसे बोला कि जब भी ई के पास जो बिल है उसके पेमेंट की डेट आएगी, तो ये पेमेंट की डेट जो है ये कब आएगी? तो देखिए, जब सी ने ई को ये बिल एंडोर्स किया, अगर सी ने जो है कोई डेट उसको बता दी, तो उस डेट पर जो है वो बी के पास चले जाएगा। लेकिन सर सी अपने पास से बता सकता है, तो सी और बी जो है या तो म्यूचुअली डिसाइड कर सकते हैं या फिर बी अपने पास से कोई भी डेट दे सकता है। तो अगर बी ने कोई डेट दे दी है या फिर सी के साथ म्यूचुअली डिसाइड करके कोई डेट तय कर ली है, तो फिर सी जो है आगे ई को एंडोर्स कर सकता है बिल, और फिर उस डेट पर ई जो है बी के पास जाके पेमेंट ले लेगा। लेकिन अगर कोई भी डेट नहीं है, फिर तो वो आपका बिल क्या बन गया? ऑन डिमांड बन गया। तो अब ये बिल क्या है? ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट तो है, क्योंकि ई को पे होना है, किस डेट पर पे होना है वो तो लिखी नहीं है, तो ऑन डिमांड बन जाएगा। फिर जब भी ई प्रेजेंट करेगा बी के पास, तो बी को जो है पेमेंट करनी पड़ेगी। तो इस वाले केस में आपकी पार्शियल एंडोर्समेंट जो है वो वैलिड मानी जाती है। लेकिन जो आपका ये वाला केस है, यहां पर जो पार्शियल एंडोर्समेंट हुई है वो जो है आपकी इनवैलिड है। तो इससे एक बात समझ आती है, वो क्या है कि पार्शियल एंडोर्समेंट वैलिड कब होगी? जब मैच्योरिटी पर पार्ट पेमेंट हुई होगी, तभी जाके पार्शियल एंडोर्समेंट जो है आगे हो सकती है, वरना मैच्योरिटी से पहले पार्शियल एंडोर्समेंट अगर होती है तो वो इनवैलिड मानी जाती है। इसके बाद दूसरा पॉइंट हमारा रिस्ट्रिक्टिव एंडोर्समेंट। एंडोर्सर रिस्ट्रिक्ट्स द राइट ऑफ फर्दर एंडोर्समेंट। मान लीजिए अगर एक पर्सन है ए ने जो है एक बिल एंडोर्स किया बी को और बिल के ऊपर लिख दिया एंडोर्स टू बी रिस्ट्रिक्टिव। इसका मतलब क्या है कि बी के पास जब वो बिल आएगा तो बी आगे जो है उसको एंडोर्स नहीं कर सकता। आइए एक प्रॉपर एग्जांपल देखते हैं इसका। फॉर एग्जांपल, एक पर्सन है ए ने जो है एक बिल ऑफ एक्सचेंज बनाया है बी के ऊपर। बी है हमारा ड्रॉई और ए कौन हुआ? ए हुआ हमारा ड्रॉर, क्योंकि उसी ने बनाया था। अब ए ने जो है इस बिल को आगे एंडोर्स किया सी को। अब ये बिल किसके पास है? अब ये बिल है सी के पास। अब आगे सी भी जो है इस बिल को एंडोर्स करता है डी को, लेकिन यहां पर सी क्या करता है? सी जो है एंडोर्स करने से पहले उसके ऊपर लिखता है एंडोर्स्ड टू डी, अपने साइन कर देता है वो और लिख देता है रिस्ट्रिक्टिव। अब देखिए, अब जब ये बिल ऑफ एक्सचेंज डी के पास आएगा तो डी इसको आगे जो है एंडोर्स नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि यहां पर सी ने जो है रिस्ट्रिक्टिव एंडोर्समेंट करी है। क्या करी है? रिस्ट्रिक्टिव एंडोर्समेंट। और सी जो है ऐसा कर सकता है, जो एंडोर्सर है वो जो है रिस्ट्रिक्टिव एंडोर्समेंट कर सकता है। सी ने जब ये बिल डी को आगे एंडोर्स किया तो यहां पर डी के पास जो राइट था आगे फर्दर नेगोशिएशन का, फर्दर एंडोर्समेंट का, वो उसने खो दिया, क्योंकि यहां पर रिस्ट्रिक्टिव एंडोर्समेंट है। अब डी जो है इसको आगे एंडोर्स नहीं कर सकता। अब इस बिल को लेके उसको मैच्योरिटी डेट पर बी के पास ही जाना पड़ेगा पेमेंट लेने के लिए। यानी कि डी अगर आगे किसी को ये बिल एंडोर्स करना चाहता भी है तो नहीं कर सकता, क्योंकि रिस्ट्रिक्टिव एंडोर्समेंट करी है सी ने यहाँ पे। तो ये होती है आपके रिस्ट्रिक्टिव एंडोर्समेंट। इसके बाद हमारा तीसरा पॉइंट, कंडीशनल एंडोर्समेंट। इंस्ट्रूमेंट एंडोर्स ऑन ए कंडीशन। जब एंडोर्समेंट करी जाएगी इंस्ट्रूमेंट की तो उस पर जो है एक कंडीशन लिख दी जाएगी, ठीक है। अब वो कंडीशन चाहे हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सर ऐसा कैसे सर? कुछ समझ नहीं आया। चलिए एक एग्जांपल देखते हैं ताकि आपको जो है ये कंडीशनल एंडोर्समेंट और क्लियर हो जाए। तो देखिए, फॉर एग्जांपल ए ने जो है एक बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ किया, किसके नाम का? मान लीजिए सी के नाम का ड्रॉ किया। सी कौन है? ड्रॉई। और ए कौन है हमारा? ए है हमारा ड्रॉर, ठीक है। अब ए ने जो है इस बिल ऑफ एक्सचेंज को आगे एंडोर्स किया बी को। अब ये बिल आ गया बी के पास। अब बी भी जो है आगे इस बिल को एंडोर्स करता है डी को, लेकिन
एक कंडीशन के साथ। क्या वो लिखता है बिल के ऊपर एंडोर्स टू डी, ठीक है, अपने साइन भी करता है और कंडीशन क्या डालता है, मी लाइबल ओनली आफ्टर माई मैरिज। इसका मतलब क्या है, मान लीजिए डी जो है सी के पास गया इस बिल को लेके, ठीक है, अब सी ने जो है पेमेंट करने से मना कर दिया, तो ऑब्वियस है डी जो है वापस से बिल को लेके किसके पास जाएगा, बी के पास। लेकिन यहां पर बी ने जो है एक कंडीशन डाल रखी है, मी लाइबल ओनली आफ्टर माई मैरिज, मतलब जब तक बी की शादी नहीं होगी तब तक डी जो है बी से कुछ भी रिकवर नहीं कर सकता। बी की शादी हो जाएगी तो उसके बाद डी जो है बी को लाइबल ठहरा सकता है, लेकिन तब तक डी बी के ऊपर केस नहीं कर सकता। तो यहां पर इसको हम क्या बोलेंगे, कंडीशनल एंडोर्समेंट। सर क्या ऐसी एंडोर्समेंट वैलिड है, सवाल यही आता है यहाँ पे। तो जी हाँ बिल्कुल ये वैलिड है, लेकिन सर इसमें तो डी का नुकसान नहीं है। जी हाँ बिल्कुल है, लेकिन डी भी फिर क्यों ले रहा है। देखिए वैसे लॉ में कंडीशनल एंडोर्समेंट वैलिड होती है, आप कर सकते हो कंडीशनल एंडोर्समेंट, फिर चाहे इवेंट सर्टेन हो या फिर अनसर्टेन हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन सर आपने तो इस चैप्टर के शुरुआत में बताया था कि अगर कोई भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट कंडीशनल होता है किसी भी अनसर्टेन इवेंट को लेके, तो फिर वो वॉइड होता है। लेकिन देखिए वो हमने कब पढ़ा था, जब इंस्ट्रूमेंट बन रहा हो। अगर इंस्ट्रूमेंट जो बन रहा है वो एक अनसर्टेन कंडीशन को लेके बन रहा है तो फिर वो वॉइड होता है। लेकिन यहां पर ऑलरेडी इंस्ट्रूमेंट बन चुका है, उसकी आगे एंडोर्समेंट होनी है, तो आपकी जो एंडोर्समेंट है वो तो कंडीशनल हो सकती है, चाहे सर्टेन हो या फिर अनसर्टेन हो। अब सामने वाला बंदा जो है जो कि एंडोर्सी है, अगर वो ऐसी कंडीशनल एंडोर्समेंट को एक्सेप्ट कर रहा है फिर लॉ जो है कुछ नहीं कह सकता। तो यहां पर डी को पता है क्या रिस्क है, बी की शादी हो भी सकती है नहीं भी हो सकती है, लेकिन फिर भी वो रिस्क ले रहा है, तो इसमें उसकी गलती है, उसी को जो है फिर रिस्क उठाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये होता है हमारा कंडीशनल एंडोर्समेंट। तो आइए एक बार जो है यहां से एक बार रीड कर लेते हैं। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ गया कोई भी केस स्टडी फॉर्म में, तो आपको प्रोविजन किस तरीके से लिखना है, तो ऐसे लिखना है। अदर काइंड्स ऑफ एंडोर्समेंट, सबसे पहले पार्शियल एंडोर्समेंट, an endorsement that purports to transfer only a part of the amount of the instrument is called a partial endorsement. Such an endorsement is invalid under the law. ठीक है, तो जो पार्शियल एंडोर्समेंट होती है वो जनरली इनवैलिड होती है। आपको अगर कोई भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एंडोर्स करना है तो आपको एब्सोल्यूट फुल अमाउंट के लिए एंडोर्स करना पड़ेगा, पार्ट अमाउंट के लिए आप एंडोर्स नहीं कर सकते। लेकिन अगर मैच्योरिटी पर पेमेंट ही पार्ट में हुई है, पार्शियल पेमेंट हुई है, फिर आप जो है उसके आगे मैच्योरिटी के बाद पार्शियल एंडोर्समेंट कर सकते हो। तो उस एक केस में, उस इकलौते केस में पार्शियल एंडोर्समेंट वैलिड होती है, वरना ऑलमोस्ट सभी केसेस में जनरली पार्शियल एंडोर्समेंट इनवैलिड मानी गई है। जो आपका पार्शियल एंडोर्समेंट है वो है आपका सेक्शन 56। इसके बाद रिस्ट्रिक्टिव एंडोर्समेंट जो है आपका सेक्शन 50। एन एंडोर्समेंट इज रिस्ट्रिक्टिव व्हेन द एंडोर्सर व्हाइल मेकिंग एन एंडोर्समेंट restricts or excludes the right of the endorsee to further transfer the instrument or constitutes the endorsee as in to endorse the instrument or to receive its content for the endorser or for some other specified reasons। तो सिंपल मतलब ये है, अगर एंडोर्सर ने जो है रिस्ट्रिक्टिव एंडोर्समेंट करी है तो फिर उस केस में जो एंडोर्सी है जिसको ऐसे रिस्ट्रिक्टिव एंडोर्समेंट करी गई है वो जो है अपना राइट खो देता है आगे और इंस्ट्रूमेंट को एंडोर्स करने का, फर्दर एंडोर्समेंट का राइट खो देता है वो अपना। इस लाइन में भी जो है सेम बात लिखी हुई है, एन एंडोर्समेंट इज रिस्ट्रिक्टिव व्हेन इट प्रोहिबिट्स और रिस्ट्रिक्ट्स द फर्दर नेगोशिएबिलिटी ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। अगर आप जो है एंडोर्समेंट के थ्रू फर्दर नेगोशिएबिलिटी किसी भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की रिस्ट्रिक्ट करते हो, प्रोहिबिट करते हो, तो वो एंडोर्समेंट कैसी है, रिस्ट्रिक्टिव है। इसके बाद कंडीशनल एंडोर्समेंट, द एंडोर्सर ऑफ ए नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट मे बाय एक्सप्रेस वर्ड्स इन द एंडोर्समेंट एक्सक्लूड हिज ओन लायबिलिटी thereon or make such liability or the right of the endorsee to receive the amount due thereon depending upon the happening of a specified event although such event may never happen। अच्छा, यहाँ पे वर्ड है exclude his own liability। सर जो आपका एंडोर्सर है
वो अपनी खुद की लाइबिलिटी को एक्सक्लूड कैसे कर सकता है? तो देखिए यहाँ पर जब हमने एग्जाम्पल डिस्कस किया था, यहाँ पे बी ने क्या लिखा था, वो तभी लाइबल होगा जब उसकी शादी होगी। अब मान लीजिए वो शादी नहीं करता, तो ऑब्वियस है उसकी लाइबिलिटी अपने आप ही एक्सक्लूड हो जाएगी। डी जो है फिर उस पर केस नहीं कर पाएगा अगर बी की शादी नहीं हुई। हाँ, पर बी की शादी हो गई तो फिर वो बी के ऊपर केस कर सकता है। तो कंडीशनल एंडोर्समेंट के थ्रू जो आपका एंडोर्सर है वो जो है अपनी खुद की लाइबिलिटी को एक्सक्लूड कर सकता है। यहाँ पर एक और लाइन दे रखी है, वेयर एन एंडोर्सर सो एक्सक्लूड्स हिज लाइबिलिटी एंड आफ्टरवर्ड्स बिकम्स द होल्डर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, ऑल इंटरमीडियरीज एंडोर्सर्स आर लाइबल टू हिम। मतलब जिस एंडोर्सर ने कंडीशनल एंडोर्समेंट करी थी, अगर वो बाद में दोबारा से होल्डर बन जाता है उसी सेम इंस्ट्रूमेंट का, तो फिर जितने भी इंटरमीडियरी एंडोर्सर्स होंगे वो उसके लिए लाइबल हो जाएंगे। मतलब सर, तो मतलब देखिए, मान लीजिए यहाँ पर बी ने जैसे कंडीशनल एंडोर्समेंट करी थी डी को, ठीक है। डी जो है आगे एंडोर्स करता है ई को, फिर ई करता है एफ को। इसके बाद जाने अनजाने में एफ जो है इसी सेम बिल को एंडोर्स कर देता है बी को, एंडोर्स टू बी दी सेम बिल ऑफ एक्सचेंज, है ना। तब यहां पर बी ने जिस बिल के ऊपर कंडीशनल एंडोर्समेंट करी थी वो इस बिल का दोबारा होल्डर बन गया। तब यहां पर जितने भी इंटरमीडियरी एंडोर्सर्स हैं, डी ई एफ और कौन, ए भी तो एंडोर्सर था ना, चाहे ड्रॉअर था लेकिन एंडोर्स तो किया था ना उसने। तो ए डी ई एफ ये चारों के चारों बी के लिए लाइबल हो जाएंगे अगर ड्रॉई जो है मैच्योरिटी पर बी को पेमेंट नहीं करता है। ठीक है, तो यहां पर यही मतलब है इस लाइन का, वेयर एन एंडोर्सर सो एक्सक्लूड्स हिज लाइबिलिटी, यानी कि वही मतलब है कि उसने जो है कंडीशनल एंडोर्समेंट जिसने करी, अगर वही सेम एंडोर्सर उसी सेम इंस्ट्रूमेंट का दोबारा होल्डर बन जाता है, फिर जितने भी इंटरमीडियरी एंडोर्सर होंगे सब उसके लिए लाइबल हो जाएंगे। यानी कि इस केस में सी अगर मैच्योरिटी पेमेंट नहीं करता है, फिर बी जो है या तो ए से, डी से, ई से, एफ से, किसी से भी रिकवर कर सकता है। चलिए अब देखते हैं टाइप्स ऑफ कंडीशनल एंडोर्समेंट। हमने जो है कंडीशनल एंडोर्समेंट के बारे में पिछली वीडियो में पढ़ा था कि कंडीशनल एंडोर्समेंट क्या होती है अगर आप किसी कंडीशन पर जो है एंडोर्समेंट करते हैं। अब इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि कितने टाइप्स के कंडीशनल एंडोर्समेंट होते हैं। और तो यहाँ पर जो है 4 टाइप्स के हैं, आइए चारों को जो है एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहला पॉइंट, सांस रिकोर्स एंडोर्समेंट। होल्डर ऑफ अ बिल में एक्सक्लूड हिज लाइबिलिटी। बहुत ही सिंपल है ये। फॉर एग्जांपल ए के पास जो है एक बिल है जो कि उसने बी को एंडोर्स किया, ठीक है। अब बिल जो है बी के पास है, बिल जो है बी सी का एंडोर्स करता है, लेकिन क्या लिखता है, एंडोर्स टू सी। अपने साइन करता है वो, और उसके बाद लिखता है सांस रिकोर्स। तो इसका मतलब क्या है, कल को अगर बिल डिसऑनर हो गया तो सी जो है बी के ऊपर केस नहीं कर सकता। अब मान लीजिए अगर सी जो है ऐसा बिल आगे डी को दे दे, यानी कि एंडोर्स कर दे, डी जो है ई को एंडोर्स कर दे, क्या ई और डी बी से रिकवर कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यहां पर सांस रिकोर्स एंडोर्समेंट करके, यानी कि सांस रिकोर्स लिख के बी ने जो है अपनी लाइबिलिटी को एक्सक्लूड कर दिया है। इसके बाद सेकेंड पॉइंट, लाइबिलिटी डिपेंडेंट अपॉन हैपनिंग ऑफ एन इवेंट। ऐसी कंडीशनल एंडोर्समेंट जिसमें एंडोर्सर की लाइबिलिटी जो है वो किस चीज के ऊपर डिपेंडेंट है, इवेंट के होने पे। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में भी डिस्कस किया था कंडीशनल एंडोर्समेंट में कि जो बी था उसने जो है डी को आगे बिल एंडोर्स किया, लेकिन क्या लिखा, मी लाइबल ओनली आफ्टर माई मैरिज। अब जो डी है वो जो है बी के ऊपर केस कब कर सकता है या फिर बी को लाइबल कब ठहरा सकता है वो बिल के लिए, जब बी की शादी हो जाएगी। लेकिन अगर बी की शादी नहीं हुई तो फिर जो उसकी लाइबिलिटी है, यानी कि जो इवेंट है वो अगर इम्पॉसिबल बन गया तो फिर बी की लाइबिलिटी अपने आप ही एक्सटिंग्विश हो जाएगी, यानी खत्म हो जाएगी। लेकिन अगर इवेंट हैपन हो गया, उसकी शादी हो गई, फिर डी जो है वो बी से भी अपने पैसे रिकवर कर सकता है बिल के, अगर ड्रॉई जो है वो डिसऑनर कर देता है बिल को मैच्योरिटी पे। ठीक है, इसके बाद आपका तीसरा पॉइंट, फैकल्टेटिव एंडोर्समेंट। एंडोर्सर अबैंडन सम राइट्स और इंक्रीज हिज लाइबिलिटी बाय एक्सप्रेस वर्ड्स। अगर एंडोर्सर किसी एंडोर्समेंट के थ्रू जो है अपने राइट्स को कम कर देता है या फिर अपनी लाइबिलिटी को इंक्रीज कर देता है एक्सप्रेस वर्ड से, यानी कि उसने जो है एंडोर्समेंट करते हुए
उसके बारे में लिखा है, एक्सप्रेसली वर्ड्स में एक्सप्रेस किया है कि मेरे राइट जो है इतने कम हो गए हैं या फिर लाइबिलिटी मेरी बढ़ गई है, तो फिर ऐसी एंडोर्समेंट को हम बोलते हैं फैकल्टेटिव एंडोर्समेंट। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि जो एंडोर्सर है वो अगर अपने कुछ राइट्स को अमेंडन कर दे यानी कि छोड़ दे, तो ऐसी एंडोर्समेंट को हम क्या बोलेंगे, फैकल्टेटिव एंडोर्समेंट। आइए एक एग्जाम्पल से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक पर्सन है ए के पास एक बिल है जो कि उसने एंडोर्स किया बी को। अब बी जो है इस बिल को सी को एंडोर्स करता है, और कैसे करता है, वही सेम, एंडोर्स टू सी, अपने साइन करता है और क्या लिखता है, नोटिस वेव्ड। इसका मतलब क्या है, देखिए बी ने जो है इस एंडोर्समेंट के थ्रू क्या बोला सी को कि मैं जो है ये बिल आपको एंडोर्स करता हूं, और अगर कल को इस बिल के ऊपर पेमेंट नहीं हो पाती है तो फिर आप जो है मुझको नोटिस भी मत देना डिसऑनर का, आप सीधा मुझ पे केस कर देना। ये मतलब है यहाँ पे नोटिस वेव्ड का। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे कि बी ने जो है अपने राइट को अबैंडन कर दिया। कौन सा राइट, नोटिस ऑफ डिसऑनर रिसीव करने का राइट। क्योंकि देखिए जो आपका नोटिस ऑफ डिसऑनर होता है, जिसके बारे में हम लोग इस चैप्टर में आगे पढ़ेंगे सेक्शन 138 में, ठीक है, तो क्या बी का वो राइट है रिसीव करने का, बताइए। जी हाँ सर, बिल्कुल है। क्या उसने अपने राइट को अबैंडन कर दिया है, जी हाँ बिल्कुल कर दिया है। तो यहां पर अगर कल को बिल डिसऑनर हो जाता है तो सी जो है बी को बिना कोई नोटिस दिए उसके ऊपर केस कर सकता है, ठीक है। यहां पर बी ने जब अपना राइट अमेंडन किया एंडोर्समेंट के थ्रू, तो ये कौन सी एंडोर्समेंट हुई, फैकल्टेटिव एंडोर्समेंट, फैकल्टेटिव एंडोर्समेंट। तो जब एंडोर्सर अपना कोई भी राइट अबैंडन कर दे या फिर अपनी लाइबिलिटी को बढ़ा दे तो उसको हम बोलते हैं फैकल्टेटिव एंडोर्समेंट। अब इसके बाद हमारा फोर्थ पॉइंट, सांस फ्रेज एंडोर्समेंट। सांस फ्रेज का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है विदाउट एक्सपेंसेस, या फिर आप कह सकते हैं विदाउट एक्सपेंस। एंडोर्सर नॉट वांट एंडोर्सी सब्सिक्वेंट पार्टीज टू इंकर एक्सपेंसेस ऑन हिज अकाउंट। इसका मतलब क्या है सर, एक छोटा एग्जांपल लेते हैं, आपको जो है समझ आ जाएगा, काफ़ी आसान है ये। फॉर एग्जांपल, एक पर्सन है ए के पास एक बिल है जो कि उसने एंडोर्स किया बी को, फिर बी ने एंडोर्स किया सी को। अब जब बी ने एंडोर्स किया, एंडोर्स टू सी, उसने अपने साइन भी किए, ऑब्वियस है ना, और क्या लिख दिया, सांस फ्रेज। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि बी सी से क्या कह रहा है कि मैं ये बिल तुम्हें एंडोर्स करता हूं, अगर कल को ये बिल डिसऑनर हो जाता है तो फिर इस बिल के डिसऑनर के रिगार्डिंग या फिर इस बिल के रिगार्डिंग जो जो लीगल खर्चे होते हैं वो मैं नहीं बेयर करूंगा। हाँ, अमाउंट जो है तुम मुझसे रिकवर कर सकते हो। मान लीजिए कल को सी जो है ड्रॉय के पास ले गया बिल को, ड्रॉय ने जो है पेमेंट करने से मना कर दिया, सी जो है बी के पास आया। अब देखिए आपको पता होगा जब भी बिल डिसऑनर होता है तो डिसऑनर के बाद सबसे पहले इमीडिएटली उसको जो है नोट करवाया जाता है, नोटिंग करवाई जाती है उसकी, या फिर प्रोटेस्ट करवाया जाता है उसको, ठीक है। तो उसके जो है आपके क्या लगते हैं, नोटिंग चार्जेस लगते हैं जो कि पब्लिक नोटरी लेता है। अब यहाँ पर सी जो है डिसऑनर होने के बाद बिल के पहले क्या करवाएगा, उसको पब्लिक नोटरी से नोट करवाएगा डिसऑनर के लिए, उसके बाद बी के पास जाएगा, बी के ऊपर केस करेगा, ठीक है। अब यहां पर बिल का जितना अमाउंट था बी तो वो पे कर देगा, लेकिन जो सी है वो जो है अपने लीगल खर्चे जो भी इसके हुए हैं, जो भी लॉयर को फीस दी है और साथ में जो भी नोटिंग चार्जेस लगे हैं, ये रिकवर नहीं कर सकता बी से, क्योंकि यहां पर बी ने जब एंडोर्समेंट करी थी बिल की तो सांस फ्रेज लिखा था, यानी कि पहले ही बी ने बोल दिया था कि कल को अगर बिल डिसऑनर होता है तो फिर बिल का जो भी अमाउंट है वो दे सकता है सी को, यानी कि सी उससे रिकवर कर सकता है, लेकिन बिल के रिगार्डिंग जो भी लीगल खर्चे आए हैं, जो भी एक्सपेंसेस इंकर किए हैं सी ने, वो बी नहीं भरेगा। यानी कि यहाँ पर बी जो है जो भी लीगल खर्चे हुए थे सी के केस वेस करने में, जो भी नोटिंग चार्जेस लगे हैं उसके लिए सी एंटाइटल नहीं है रिकवर करने के लिए बी से। तो ये होता है आपका सांस फ्रेज एंडोर्समेंट। तो आइए एक बार जो यहाँ से रीड कर लेते हैं। अगर एग्जाम में इन चारों में से किसी एक पर क्वेश्चन आ जाता है तो आपको आंसर कैसे लिखना है, इस तरीके से लिखना है। आइए देखते हैं।
कंडीशनल एंडोर्समेंट, सबसे पहले sans recourse एंडोर्समेंट यानी कि विदाउट रिकोर्स टू मी। The holder of a bill may exclude his liability on the bill by adding the words without recourse to me while endorsing such a bill। तो जो होल्डर है बिल का यानी कि जो एंडोर्सर है बिल का वो जो है अपनी लाइबिलिटी को एक्सक्लूड कर सकता है ये वर्ड्स लिख के, विदाउट रिकोर्स टू मी, या फिर अगर सांस रिकोर्स भी लिख दे तो भी चलेगा। इसके बाद सेकंड पॉइंट, लाइबिलिटी डिपेंडेंट अपॉन ए कंटिंजेंसी। बाय मेकिंग हिज लाइबिलिटी डिपेंडेंट अपॉन द हैपनिंग ऑफ ए स्पेसिफाइड इवेंट दैट मे नेवर हैपन, in such a case the liability of the holder as an endorser arises only upon the happening of the event specified। अगर एंडोर्सर ने कंडीशनल एंडोर्समेंट करी है तो फिर उस एंडोर्समेंट के ऊपर यानी कि उस बिल के ऊपर जो है उसकी लाइबिलिटी एज एन एंडोर्सर कब अराइज होगी, जब वो इवेंट हो जाएगा। द लाइबिलिटी ऑफ द होल्डर इज एक्सटिंग्विश्ड if the event becomes impossible or the conditions specified are not fulfilled। अगर जो कंडीशन दे रखी है वो फुलफिल नहीं होती या फिर जिस इवेंट के बारे में बता रखा है उसमें वो इवेंट इम्पॉसिबल बन जाता है, वो हो ही नहीं सकता इवेंट, तो फिर उस केस में जो एंडोर्सर की यानी कि जो होल्डर की लाइबिलिटी है वो जो है एक्सटिंग्विश हो जाएगी। बट द एंडोर्सी कैन स्यू द प्रायर पार्टीज बिफोर द हैपनिंग ऑफ द इवेंट। लेकिन इवेंट के होने से पहले वो जो है अपनी प्रायर पार्टीज को स्यू कर सकता है। जैसे कि ए ने जो है बिल एंडोर्स किया बी को, अब बी ने यहां से कंडीशनल एंडोर्समेंट कर दी, ठीक है। अब सी ने जो है सेम बिल डी को भी एंडोर्स कर दिया। अब इवेंट के होने से पहले जो डी है वो जो है सी के ऊपर और ए के ऊपर, इन दोनों के ऊपर केस कर सकता है, लेकिन बी के ऊपर वो तभी केस कर सकता है जब वो इवेंट हो जाएगा। अगर वो इवेंट नहीं हुआ फिर बी की लाइबिलिटी अपने आप ही खत्म हो जाएगी, यानी कि फिर डी जो है कभी भी बी के ऊपर केस नहीं कर सकता। लेकिन हाँ वो जो है सी और ए पे कर सकता है। लेकिन अगर इवेंट हो गया जिसके बारे में उस एंडोर्समेंट में दे रखा था जो कि बी ने करी थी, तो फिर डी जो है सी बी और ए तीनों में से किसी के भी ऊपर केस कर सकता है, यानी किसी से भी अपना अमाउंट रिकवर कर सकता है। इसके बाद थर्ड पॉइंट, फैकल्टेटिव एंडोर्समेंट। एन एंडोर्सर बाय एक्सप्रेस वर्ड्स अबैंडन सम राइट और इंक्रीजेस हिज लाइबिलिटी अंडर एन इंस्ट्रूमेंट। अगर जो एंडोर्सर है वो जो है एक्सप्रेस वर्ड्स के साथ ऐसे एंडोर्समेंट करता है कि वो जो है अपने कुछ राइट्स को खत्म कर देता है या फिर अपनी लाइबिलिटी जो है बढ़ा देता है, तो फिर ऐसी एंडोर्समेंट को हम कहते हैं फैकल्टेटिव एंडोर्समेंट। इसके बाद लास्ट पॉइंट, sans phrase एंडोर्समेंट, where the endorser does not want the endorsee or any subsequent holder to incur any expenses on his account on the instrument। The endorsement is sans phrase। sans phrase का मतलब विदाउट एक्सपेंस, विदाउट एक्सपेंस, कि जो एंडोर्सर है वो जो है ऐसी एंडोर्समेंट sans phrase एंडोर्समेंट कब करता है, जब वो ये चाहता है कि जो भी एंडोर्सी है या फिर उसकी सब्सिक्वेंट होल्डर जो भी है, एंडोर्सी के बाद जितने भी सब्सिक्वेंट होल्डर्स हैं वो जो है उसके अकाउंट पर कोई भी एक्सपेंस इंकर ना करे इंस्ट्रूमेंट के, यानी कि वो जो है चाहे खुद खर्चे बियर कर लें एंडोर्सी या फिर उसके सब्सिक्वेंट पार्टीज, लेकिन वो जो है बियर नहीं करेगा कोई भी एक्सपेंस इंस्ट्रूमेंट को लेके, चाहे वो नोटिंग चार्जेस हो चाहे कोई भी लीगल चार्जेस हो, ठीक है। तो एंडोर्सर जो है अपने एक्सपेंसेस को खत्म कर रहा है वहां पे जो भी इंस्ट्रूमेंट के रिगार्डिंग हो सकते हैं। चलिए अब देखते हैं एक इंपॉर्टेंट टॉपिक और थोड़ा टेक्निकल भी है ये, तो आप लोग जो है थोड़ा ध्यान से सुनना इस टॉपिक को। टॉपिक क्या है, कन्वर्जन ऑफ ब्लैंक एंडोर्समेंट इनटू एंडोर्समेंट इन फुल। कि जो ब्लैंक एंडोर्स आपका नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट था जिसके ऊपर ब्लैंक एंडोर्समेंट हो रखी थी, जब आप एंडोर्स तो लिखते हो लेकिन ये नहीं लिखते किसको एंडोर्स किया गया है, उसको हम क्या बोलते हैं, ब्लैंक एंडोर्समेंट। तो आपने जो है ब्लैंक एंडोर्समेंट को एंडोर्समेंट इन फुल में कन्वर्ट कर दिया या फिर एंडोर्समेंट इन फुल को ब्लैंक एंडोर्समेंट में कन्वर्ट कर दिया, तो फिर इसके जो हैं आपके क्या कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट देखिए, अगर कोई पर्सन एक ऐसा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होल्ड कर रहा है जो कि ब्लैंक में एंडोर्स हुआ था, होल्डर ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट एंडोर्स इन ब्लैंक, तो फिर वो जो पर्सन है जो कि ऐसा इंस्ट्रूमेंट होल्ड करके बैठा हुआ है वो जो है उस ब्लैंक एंडोर्समेंट वाले इंस्ट्रूमेंट को एंडोर्समेंट इन फुल में कन्वर्ट करके इंस्ट्रूमेंट को आगे एंडोर्स कर सकता है। कैन कन्वर्ट सच इंस्ट्रूमेंट इनटू एंडोर्समेंट इन फुल। देखिए अभी हम लोग जो इतना समझते हैं, फिर अभी हम जो है एग्जांपल देखेंगे, एग्जांपल से जो है आपको पूरा टॉपिक क्लियर हो जाएगा, ठीक है।
तो जो भी होल्डर है एक ऐसे इंस्ट्रूमेंट का जो कि ब्लैंक में एंडोर्स हुआ था, वो जो है उस इंस्ट्रूमेंट को एंडोर्समेंट इन फुल में कन्वर्ट कर सकता है। इसके बाद इसमें आपका दूसरा पॉइंट, आफ्टर एंडोर्समेंट इन ब्लैंक। अब एक बार जब एंडोर्समेंट इन ब्लैंक हो चुका है, ठीक है, उसके बाद अगर वही सेम इंस्ट्रूमेंट फुल में एंडोर्स हो जाता है तो फिर जो भी उस इंस्ट्रूमेंट का अमाउंट है वो जो है आप एंडोर्सर इन फुल से रिकवर या फिर क्लेम नहीं कर सकते। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, एक बार एंडोर्समेंट इन ब्लैंक कर दी किसी ने और उसके बाद जिसको ब्लैंक एंडोर्समेंट वाला इंस्ट्रूमेंट मिला था वो जो है आगे फुल में एंडोर्स कर देता है, फिर उस इंस्ट्रूमेंट का अमाउंट जो है आप एंडोर्सर इन फुल से रिकवर नहीं कर सकते। अब देखिए, अब हम जो है एग्जांपल देखते हैं ताकि आपको दोनों के दोनों पॉइंट समझ आ जाएं और ये टॉपिक भी जो है आपको क्लियर हो जाएगा। तो देखिए, फॉर एग्जांपल एक पर्सन है ए ने जो है एक बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ किया है। किसके ऊपर किया है? मान लीजिए बी के ऊपर जो है ड्रॉ किया है। तो बी कौन हुआ? ड्रॉई। आप इसको एक्सेप्टर भी कह सकते हो, ठीक है। और ए कौन हुआ हमारा? वो हुआ बिल का ड्रॉर। अब जो ये बिल ऑफ एक्सचेंज था ये क्या था? एक ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट था, यानी कि इस बिल के थ्रू ए ने जो है बी को ऑर्डर दिया था कि वो जो है ए को पैसे पे करेगा इस डेट पर, ठीक है। तो ये क्या था? एक ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट, क्योंकि इस बिल के ऊपर जो है पे की जगह नाम किसका लिखा हुआ था? ए का लिखा हुआ था। ए इस बिल का पे था, यानी कि उसको जो है पैसे मिलने थे। तो ये हमारा क्या हुआ? ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट। अब देखिए, अब ए के पास बिल है, ए ने जो है इस बिल को आगे एंडोर्स किया सी को और लिखा सिर्फ एंडोर्स्ड, बस इतना लिख के छोड़ दिया। तो जब इतना लिख के छोड़ दिया तो फिर ये कौन सी एंडोर्समेंट हुई आपकी? ये हुई एंडोर्समेंट इन ब्लैंक। अब जो ये ब्लैंक एंडोर्समेंट वाला बिल है सी के पास है, सी ने जो है आगे इसको एंडोर्स किया डी को, और सी ने भी जो है ब्लैंक एंडोर्समेंट ही करी, उसने भी जो है डी का नाम नहीं लिखा हुआ था। अब ये ब्लैंक एंडोर्समेंट वाला बिल जो है डी के पास आ गया। अब जो डी है वो क्या करता है? वो जो है इस बिल को आगे एंडोर्स करता है ई को, और उसको करता है वो एंडोर्स्ड टू ई। इसका मतलब क्या है? एंडोर्स टू ई का मतलब है एंडोर्समेंट इन फुल। डी ने जो है, जो कि उसके पास ब्लैंक एंडोर्समेंट वाला इंस्ट्रूमेंट आया था, उसने जो है उसको एंडोर्समेंट इन फुल में कन्वर्ट कर दिया। तो डी ने जो है एंडोर्समेंट इन फुल किया है, और वो जो एंडोर्समेंट इन फुल वाला बिल था वो किसके पास आ गया? अब वो जो है ई के पास आ गया। अब ई क्या करता है? ई भी जो है इस सेम बिल को एंडोर्स करता है आगे एफ को, लेकिन जो ई है वो जो है आगे ब्लैंक एंडोर्समेंट करता है। किसको? एफ को। यानी कि एफ के पास जो है अब ब्लैंक एंडोर्समेंट वाला इंस्ट्रूमेंट है। अब समझिए, जो आपकी एंडोर्समेंट इन ब्लैंक होती है, एंडोर्समेंट इन ब्लैंक, उससे जो आपका नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है वो एक बेरर इंस्ट्रूमेंट बन जाता है। चाहे वो शुरू में ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट ही क्यों ना बना था, लेकिन अगर ब्लैंक एंडोर्समेंट हुई है तो फिर आपका जो इंस्ट्रूमेंट है वो बेरर इंस्ट्रूमेंट बन जाता है। क्योंकि देखिए यहाँ पर एग्जांपल में जैसे सी ने जो है ब्लैंक एंडोर्समेंट करी थी डी को, उसने जो है एंडोर्स लिखा था सिर्फ, लेकिन ये नहीं लिखा कि वो किसको एंडोर्स कर रहा है। ये स्पेसिफाइड नहीं था कि जो एंडोर्समेंट हुई है वो डी को हुई है या फिर नहीं हुई है। हाँ, जो बिल था वो उसने डिलीवर किया था डी को, लेकिन एंडोर्समेंट को लेके सबूत नहीं था कि क्या डी को वाकई में एंडोर्स हुआ था या फिर नहीं हुआ था। तो फिर अगर सिर्फ एंडोर्स लिखा हुआ हो और किसी का नाम स्पेसिफाई ना हो तो फिर उस केस में आपकी एंडोर्समेंट इन ब्लैंक होती है, और जो इंस्ट्रूमेंट होता है वो बेरर बन जाता है। यानी कि जो भी उस इंस्ट्रूमेंट को होल्ड कर रहा होगा मैच्योरिटी पर, उसको जो है पेमेंट मिल जाएगी। और जो आपका एंडोर्समेंट इन फुल होता है, तो आप समझ ही गए होंगे, अगर एंडोर्समेंट इन ब्लैंक बेरर इंस्ट्रूमेंट होता है तो फिर जो एंडोर्समेंट इन फुल है वो आपका क्या होता है? ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट। क्योंकि जो एंडोर्समेंट इन फुल है उसमें जो है स्पेसिफाई किया जाता है कि किसको एंडोर्स किया जा रहा है। जैसे कि इस एग्जांपल में है, डी ने जो है एंडोर्समेंट इन फुल किया था। क्यों? क्योंकि उसने जो है बिल के ऊपर लिखा था एंडोर्स टू ई, और ई को जो है डिलीवर कर दिया था बिल। तो यहाँ पर ई के पास सबूत था
कि हाँ जो एंडोर्समेंट करी है डी ने वो जो है मेरे नाम पे करी है। और हाँ एक और बात, जितने भी एंडोर्समेंट इस एग्जाम्पल में हुई हैं हम जो है एज्यूम कर रहे हैं कि जिसने भी एंडोर्स किया है उसने अपने साइन किए हैं, ठीक है, क्योंकि आपको पता होगा कि जब भी एंडोर्समेंट होती है तो फिर आपको साइन भी करने होते हैं, तो हमने ये अज्यूम कर लिया है कि सबने साइन भी किए होंगे। आपको बस इस पे ध्यान देना है कि किसने जो है कौन सी एंडोर्समेंट करी है। ए ने, सी ने और ई ने ब्लैंक एंडोर्समेंट करी है, ठीक है। तो एक बार जो यहाँ पर लिख लेते हैं कि किस किसने जो है एंडोर्समेंट इन ब्लैंक किया है, ठीक है। एंडोर्समेंट इन ब्लैंक किस किसने किया है? ए ने किया था, सी ने किया था और ई ने किया था। ए, सी एंड ई। और एंडोर्समेंट इन फुल किसने किया था? एक ही व्यक्ति ने किया था जो कि था हमारा डी। अब अल्टीमेटली एंड में एंडोर्स होते होते जो बिल पहुंचा है एफ के पास पहुंचा है। अब मैच्योरिटी पर एफ जो है जाता है बी के पास जो कि हमारा एक्सेप्टर है, ड्रॉई है पेमेंट के लिए। बी के पास पैसे नहीं होते तो नॉन पेमेंट की वजह से क्या हो गया? डिसऑनर हो गया ये बिल, है ना। अब जो बिल है वो आपका डिसऑनर हो गया। अब एफ क्या करेगा? तो ऑब्वियस है एफ जो है अब बिल की रिकवरी किससे करेगा, यानी कि अपने पेमेंट की रिकवरी किससे करेगा? अपनी प्रायर पार्टी से करेगा। तो देखिए यहां पर आपको क्या समझना है? आपको ये समझना है कि एंड में ब्लैंक एंडोर्समेंट होते हुए, फुल एंडोर्समेंट होते हुए कोई भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट जिस भी पर्सन के पास पहुंचा है एंड में, ठीक है, यानी कि मैच्योरिटी डेट पर कौन सा पर्सन जो है उस नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को होल्ड कर रहा है, तो फिर वो पर्सन जो है किस किस से रिकवर कर सकता है, ठीक है। वो ड्रॉई के ऊपर केस करके रिकवर कर सकता है, लेकिन ड्रॉई के अलावा और किससे वो पर्सन जो है रिकवर कर सकता है अपने पैसे, यानी कि अपनी प्रायर पार्टीज में से किस किस से वो रिकवर कर सकता है। आइए इसको समझते हैं। तो देखिए यहां पर एफ के पास जो बिल एंडोर्स हुआ ई से, उसके ऊपर ब्लैंक एंडोर्समेंट हो रखी थी क्योंकि ई ने भी सिर्फ एंडोर्स करके दे दिया था। तो यहां पर अब सवाल आता है कि एफ किस किस से रिकवर कर सकता है। फ्रॉम होम एफ कैन रिकवर हिज मनी। उस बिल ऑफ एक्सचेंज के ऊपर एफ किस किस से रिकवर कर सकता है? तो जो सबसे पहला पर्सन है जिससे वो रिकवर कर सकता है वो कौन है हमारा? वो है हमारा ड्रॉई यानी कि एक्सेप्टर बी। बी से तो वो रिकवर कर ही सकता है क्योंकि वो ड्रॉई है, उसके नाम का बिल बना था, ठीक है। दूसरा पर्सन कौन सा है जिससे वो रिकवर कर सकता है? वो है हमारा सी जिसने ब्लैंक एंडोर्समेंट करी थी। तीसरे नंबर पे आता है ए जो कि हमारा ड्रॉर है। बी कौन था हमारा? बी था हमारा ड्रॉई या फिर आप कह सकते हो एक्सेप्टर। तो एफ जो है इन तीन पर्सन से रिकवर कर सकता है। बी से जो कि हमारा ड्रॉई है, एक्सेप्टर है, सी से जिसको ब्लैंक एंडोर्समेंट हुई थी और ए से जिसने ब्लैंक एंडोर्समेंट करी थी। यानी कि जो एफ है वो डी और ई से कुछ भी रिकवर नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि देखिए जो ये कॉन्सेप्ट है ना, कन्वर्जन ऑफ ब्लैंक एंडोर्समेंट इनटू एंडोर्समेंट इन फुल, ये जो आपका कॉन्सेप्ट था ये जो है इंस्ट्रूमेंट की सेफ्टी को प्रमोट करने के लिए आया था। क्योंकि देखिए शुरू में जो इंस्ट्रूमेंट बनाया था ए ने वो एक ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट था और आपको पता होगा जो ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट होता है वो काफ़ी सेफ माना जाता है एज कम्पेयर टू बेरर इंस्ट्रूमेंट, क्योंकि ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट में जो है स्पेसिफाइड होता है किसको पैसे मिलने हैं। अब आप ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट को अगर ब्लैंक एंडोर्समेंट करते हो उसके ऊपर तो आपने तो उसको बेरर बना दिया ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट को, जिससे कि उसकी सिक्योरिटी जो है और कम हो गई, है ना। और जो मकसद था इस सेक्शन का वो था इंस्ट्रूमेंट की सिक्योरिटी को बढ़ाना और जिन जिनको एंडोर्समेंट इन फुल हुई है उनको जो है प्रोटेक्शन देना और जिसने एंडोर्समेंट इन फुल की है उसको भी प्रोटेक्शन देना, ठीक है। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, आप जो है एक ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट को बेरर इंस्ट्रूमेंट बना रहे हो तो फिर इस सेक्शन के तहत जो पर्सन एंडोर्समेंट इन फुल कर रहा है और जिस पर्सन को एंडोर्समेंट इन फुल हुआ है उस पर्सन से
आप जो है कुछ भी रिकवर नहीं कर सकते अगर आपको ब्लैंक एंडोर्समेंट करके कोई भी इंस्ट्रूमेंट मिला था। यानी कि यहां पर जो एफ था उसको जो है ई ने ब्लैंक एंडोर्समेंट करी थी, क्योंकि एफ के बिल के ऊपर ब्लैंक एंडोर्समेंट थी। तो जो एफ है वो जो है ई और डी से, ई कौन है जिसको एंडोर्समेंट इन फुल हुई थी और डी कौन है जिसने एंडोर्समेंट इन फुल किया था, इन दोनों से वो कुछ भी रिकवर नहीं कर सकता। लेकिन वो बी से तो रिकवर कर ही सकता है क्योंकि वो ड्रॉई है। सी और ए से भी रिकवर कर सकता है। क्यों? क्योंकि ए ने ब्लैंक एंडोर्समेंट करी थी और सी को ब्लैंक एंडोर्समेंट हुई थी। तो यहां पर जो एफ है वो ए, सी और बी से रिकवर कर सकता है अमाउंट अपना, लेकिन डी और ई से रिकवर नहीं कर सकता। अच्छा, मान लीजिए अगर यहां पर एफ को जो है एंडोर्समेंट इन फुल हुआ होता, एंडोर्समेंट इन फुल में जो है उसको मिलता वो बिल ऑफ एक्सचेंज, तो फिर एफ किस किस से रिकवर कर पाता? फिर तो सबसे रिकवर कर पाता, बी से भी, ई से भी, डी से भी, सी से भी और ए से भी। ठीक है, तो एफ जो था उस केस में सबसे रिकवर कर पाता। क्यों? क्योंकि उसके पास जो बिल आया होता वो फुल एंडोर्समेंट वाला बिल आया होता। लेकिन क्योंकि अभी इस केस में एफ के पास जो इंस्ट्रूमेंट है वो एक बेरर इंस्ट्रूमेंट है, क्योंकि ब्लैंक एंडोर्समेंट थी, है ना, तो इसलिए वो जो है सी, ए और बी से रिकवर कर सकता है। लेकिन डी और ई, डी कौन है जिसने एंडोर्समेंट इन फुल किया था, ई कौन है जिसको एंडोर्समेंट इन फुल हुआ है, उन दोनों से वो कुछ भी रिकवर नहीं कर सकता। चलो यहां पर तो हमने जो है एफ को लेके अजम्पशन ले ली कि उसको अगर जो है एंडोर्समेंट इन फुल हुआ होता। मान लीजिए अगर शुरू में ही ई जो है इसको एंडोर्स ना करता, तो फिर ई को तो एंडोर्समेंट इन फुल हुआ था, तो फिर वो किससे रिकवर कर सकता था? तब वो उस केस में सबसे रिकवर कर सकता था। बी से तो कर ही सकता था, डी से भी करता, सी से भी कर सकता था और ए से भी कर सकता था, क्योंकि ई को तो एंडोर्समेंट इन फुल हुआ है। ठीक है, तो फिर ई जो था वो अपनी सारी की सारी प्रायर पार्टी से अमाउंट रिकवर कर सकता है। लेकिन जो एफ है उसको ब्लैंक एंडोर्समेंट हुई थी, तो इसलिए वो जो है अपनी सारी प्रायर पार्टी से रिकवर नहीं कर सकता। जिसने एंडोर्समेंट इन फुल किया था और जिसको एंडोर्समेंट इन फुल हुआ है उससे वो कुछ भी रिकवर नहीं कर सकता। तो ये है आपका पूरा कॉन्सेप्ट ब्लैंक और फुल एंडोर्समेंट के कन्वर्जन का। चलिए एक बार यहां से जो है रीड कर लेते हैं इस चीज को। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ गया तो आपको जो है आंसर इस तरीके से लिखना है, कन्वर्जन ऑफ एंडोर्समेंट इन ब्लैंक इनटू एंडोर्समेंट इन फुल। तो इसके रिगार्डिंग हमारे पास दो सेक्शन है, सेक्शन 49 और सेक्शन 55। सबसे पहले सेक्शन 49, द होल्डर ऑफ ए नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एंडोर्स इन ब्लैंक may without signing his own name by writing above the endorser's signature a direction to pay to any other person as an endorsee convert the endorsement in blank into an endorsement in full and the holder does not thereby incur the responsibility of an endorser। अगर किसी पर्सन को कोई भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट ब्लैंक एंडोर्समेंट के साथ मिला है तो फिर वो पर्सन जो है उसको एंडोर्समेंट इन फुल में कन्वर्ट कर सकता है और फिर जो होल्डर होगा वो जो है एक एंडोर्सर की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभाएगा। ठीक है, यानी कि उसके ऊपर जो है फिर कल को कोई भी ज़्यादा दिक्कत नहीं आ पाएगी। क्यों? क्योंकि उसने जो है एंडोर्समेंट इन फुल किया है, उसने जो है उस इंस्ट्रूमेंट को और ज़्यादा सिक्योर बना दिया है। फिर सेकेंड पॉइंट में हमारा सेक्शन 55, इफ अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट आफ्टर हैविंग बीन एंडोर्स इन ब्लैंक is endorsed in full, the amount of it cannot be claimed from the endorser in full except by the person to whom it has been endorsed in full or by one who derives title through such person। अब जो लाइन आपको थोड़ी कंफ्यूजिंग लग रही होगी, इसका सिंपल मतलब ये है जो कि हम समझ चुके हैं ऑलरेडी एग्जांपल में, कि अगर पहले कोई नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट ब्लैंक में एंडोर्स हुआ था लेकिन अब जिसके पास वो ऐसा इंस्ट्रूमेंट है वो जो है उसको आगे फुल में एंडोर्स कर देता है, तो फिर उस इंस्ट्रूमेंट के ऊपर जो अमाउंट है वो आप एंडोर्सर इन फुल से रिकवर नहीं कर सकते और जिसको एंडोर्समेंट इन फुल हुआ था उससे भी आप अमाउंट रिकवर नहीं कर सकते। यानी कि यहाँ पर जो एफ है वो जो है एंडोर्सर इन फुल यानी कि डी से, और जिसको एंडोर्समेंट इन फुल हुआ है एंडोर्सी इन फुल यानी कि ई,
इन दोनों व्यक्तियों से जो है एफ कुछ भी रिकवर नहीं कर सकता। एफ जो है सिर्फ उन पर्सन से रिकवर कर सकता है जिन्होंने ब्लैंक एंडोर्समेंट करी थी, या फिर जिनको ब्लैंक एंडोर्समेंट हुई थी, या फिर ड्रॉई से रिकवर कर सकता है। तो ये है आपका पूरा कॉन्सेप्ट कन्वर्जन ऑफ एंडोर्समेंट इन ब्लैंक इनटू एंडोर्समेंट इन फुल का। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के साथ, जो कि हमारा डिस्चार्ज फ्रॉम लाइबिलिटी ऑन नोट्स, बिल्स एंड चेक्स। आप सिंपली इसको जो है डिस्चार्ज फ्रॉम लाइबिलिटी ऑन इंस्ट्रूमेंट भी कह सकते हो, क्योंकि यहाँ पर जो है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के बारे में ही बात हो रही है। जितने ही प्रॉमिसरी नोट हैं, बिल्स ऑफ एक्सचेंज या चेक्स हैं, उनकी लाइबिलिटी से कब हम डिस्चार्ज होंगे, यानी कोई भी पार्टी जो है कब उनकी लाइबिलिटी से डिस्चार्ज मानी जाएगी, या फिर कब ये इंस्ट्रूमेंट पूरी तरह डिस्चार्ज हो जाएंगे। और एक और बात देखिए, दो टर्म्स हैं, डिस्चार्ज फ्रॉम लाइबिलिटी ऑफ अ पार्टी टू एन इंस्ट्रूमेंट एंड डिस्चार्ज ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। दोनों टर्म्स में डिफरेंस है। वो क्या है, जो आपका डिस्चार्ज फ्रॉम लाइबिलिटी ऑफ अ पार्टी टू एन इंस्ट्रूमेंट है, उसका मतलब है इंस्ट्रूमेंट की किसी एक पार्टी को या फिर एक से ज़्यादा पार्टीज को जो है डिस्चार्ज कर दिया गया है उनके लाइबिलिटी से, लेकिन जो बाकी बची कुछ पार्टीज हैं वो अभी डिस्चार्ज नहीं हुई हैं। और जो आपकी दूसरी टर्म है डिस्चार्ज ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, उसका मतलब है पूरा का पूरा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट ही डिस्चार्ज हो गया है, यानी कि अब जितनी भी पार्टीज उस नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट से जुड़ी हुई थी वो सब की सब पार्टीज डिस्चार्ज हो चुकी हैं, क्योंकि जो अल्टीमेट नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट था वही जो है आपका डिस्चार्ज हो चुका है। तो अब आइए आप दोनों को समझते हैं। तो इंस्ट्रूमेंट की लाइबिलिटी से डिस्चार्ज होने के जो मोड्स हैं वो ब्रॉडली आपके तीन हैं। एक तो आपका कैंसिलेशन, दूसरा है आपका रिलीज, और तीसरा है आपका पेमेंट। द मेकर, एक्सेप्टर और एंडोर्सर ऑफ ए नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इज डिस्चार्ज फ्रॉम द लाइबिलिटी देयरऑन बाय कैंसिलेशन, रिलीज और पेमेंट। अब कैंसिलेशन का क्या मतलब होता है, रिलीज का क्या मतलब होता है, पेमेंट का क्या मतलब होता है, तो अब आइए अब इन मोड्स को हम लोग जो है डिटेल में डिस्कस करते हैं। और जितने ही मोड्स हैं ये आपके जो है सेक्शन 82 में दे रखे हैं। तो सबसे पहले हमारा कैंसिलेशन। जो भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का होल्डर है या फिर जो उसका एजेंट है, किसका एजेंट, होल्डर का एजेंट, वो जो है अगर किसी भी पार्टी का नाम कैंसिल कर देता है उसको डिस्चार्ज करने के लिए, तो फिर जितनी भी सब्सिक्वेंट पार्टीज हैं और वो जो पार्टी है खुद जिसका नाम कैंसिल हुआ है, वो जो है फिर होल्डर के प्रति जो भी लाइबिलिटी थी उनके ऊपर, उससे जो है वो डिस्चार्ज हो जाएंगी। सच पार्टी प्लस ऑल सब्सिक्वेंट पार्टीज डिस्चार्ज फ्रॉम लाइबिलिटी टू सच होल्डर। अब सर थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा है, समझ नहीं आया, तो आइए एक एग्जांपल देखते हैं ताकि आप लोगों को जो है पॉइंट क्लियर हो जाए। तो देखिए, फॉर एग्जांपल एक पर्सन है एक्स। एक्स ने जो है एक प्रॉमिसरी नोट बनाया, किसके नाम का, वाई के नाम का। अब एक्स कौन है यहाँ पे, एक्स है यहाँ पे मेकर, और वाई कौन है, वाई हमारा पेई है, क्योंकि उसको प्रॉमिस किया है ना एक्स ने कि मैं आपको जो है इस डेट पर इतना अमाउंट पे करूंगा। तो अब जो प्रॉमिसरी नोट है कौन होल्ड कर रहा है, वाई होल्ड कर रहा है। अब जो वाई है उसने इस प्रॉमिसरी नोट को आगे एंडोर्स किया सी को, सी ने एंडोर्स किया बी को, बी ने एंडोर्स किया ए को, और फिर एंड में ए ने एंडोर्स किया डी को। अब ये प्रॉमिसरी नोट जो है कौन होल्ड कर रहा है, ये डी होल्ड कर रहा है, होल्डर ऑफ प्रॉमिसरी नोट। ठीक है, आप लोग जो है कंफ्यूज मत होना अभी, ठीक है, कि सर आपने होल्डर इन ड्यू कोर्स क्यों नहीं बोला, होल्डर क्यों बोल रहे हो। तो अभी जो है हम लोग इंटरचेंजेबली यूज कर रहे हो इन वर्ड्स को, ठीक है, तो आप लोग कंफ्यूज मत होना, हम जो है सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पर समझ रहे हैं इसको, ठीक है, ज्यादा टेक्निकल जाने की जरूरत नहीं है आपको। अभी हम लोग जो है कैंसिलेशन समझ रहे हैं, तो इसलिए होल्डर है, होल्डर इन ड्यू कोर्स के चक्कर में मत पड़ो अभी। अब देखिए यहां पर जो डी है वो क्या करता है, अब क्योंकि प्रॉमिसरी नोट के ऊपर एंडोर्समेंट्स थी किस किस के द्वारा, एक तो वाई ने करी थी, फिर सी ने करी, फिर बी ने करी, फिर ए ने करी, तो 1 2 3 एंडोर्समेंट थी वहां पे, है ना। अब डी क्या करता है, डी जो है सी की लाइबिलिटी को कैंसिल कर देता है, लाइबिलिटी गेट्स कैंसिल्ड बाय डी, यानी कि वो जो है प्रॉमिसरी नोट में से सी के नाम को काट देता है। तो अब एक बार जरा दोबारा लॉ पर आइए,
होल्डर और हिज एजेंट, यानी कि जो डी है यहाँ पे होल्डर या फिर उसका कोई भी एजेंट, तो फिर वो कैंसल्स नेम ऑफ अ पार्टी टू डिस्चार्ज हिम। डी ने जो है सी के नाम को काट दिया, क्यों? उसको डिस्चार्ज करने के लिए। सच पार्टी प्लस ऑल सब्सिक्वेंट पार्टीज, यहाँ पे सच पार्टी कौन है? यहाँ पे सच पार्टी है सी, प्लस ऑल सब्सिक्वेंट पार्टीज। किसकी सब्सिक्वेंट पार्टीज? डी की तो है नहीं, डी की तो प्रायर पार्टीज है। तो यहां पर सब्सिक्वेंट पार्टीज किसकी ली जाएंगी? सब्सिक्वेंट पार्टीज ऑफ सी, जो कि कौन है? बी एंड ए। ठीक है, वह तो डी भी है लेकिन अभी समझिए इसको। डिस्चार्ज फ्रॉम लाइबिलिटी टू सच होल्डर, तो जिस भी पार्टी का नाम कैंसिल किया गया है और जो भी उसकी सब्सिक्वेंट पार्टीज हैं, वो जो है होल्डर के प्रति जो भी लाइबिलिटी थी उनके ऊपर, उससे डिस्चार्ज हो जाएंगी। यानी कि जो सी है, जो बी है और जो ए है, वो जो है डिस्चार्ज हो जाएंगे। डिस्चार्ज फ्रॉम लाइबिलिटी टू डी, यानी कि कल को अगर प्रॉमिसरी नोट डिसऑनर हो जाता है तो फिर डी जो है ना तो ए से ना तो बी से और सी से भी कुछ भी रिकवर नहीं कर सकता, क्योंकि देखिए सी की तो लाइबिलिटी उसने खुद ही कैंसिल कर दी। और लॉ के हिसाब से अगर आप किसी एक पार्टी की लाइबिलिटी को कैंसिल कर देते हो उसको डिस्चार्ज करने के लिए, तो जो भी उसकी सब्सिक्वेंट पार्टीज होती हैं वो भी जो है होल्डर के प्रति डिस्चार्ज हो जाएंगी। तो कल को डी जो है इस प्रॉमिसरी नोट के ऊपर ना तो ए से ना तो बी से ना तो सी से कुछ भी रिकवर कर सकता है, फिर वो जो है किसके पास जाएगा? सीधा वाई के पास जाएगा। ठीक है, तो ये है आपका पूरा कॉन्सेप्ट कैंसिलेशन का। अब इसमें हमारा अगला पॉइंट है रिलीज। होल्डर रिलीजेस एनी पार्टी टू द इंस्ट्रूमेंट बाय एनी मेथड अदर देन कैंसिलेशन। देखिए जो आपका रिलीज है ना वो भी कैंसिलेशन की तरह ही है, बस इसमें क्या होता है, कैंसिल आउट नहीं होता। इसमें जो होल्डर होता है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का, वो जो है इंस्ट्रूमेंट में जो भी पार्टीज होती हैं उसमें से किसी एक पार्टी को जो है वो रिलीज कर देता है एक एग्रीमेंट के थ्रू, उसने कैंसिल नहीं किया होता। जैसे कि यहां पर इस केस में क्या हुआ था, डी ने जो है सी का नाम कैंसिल कर दिया था, लेकिन सेम केस लेते हैं, मान लीजिए डी जो है सी के साथ एग्रीमेंट करके उसको उसकी लाइबिलिटी से रिलीज कर देता है, खुद ही वो खुद ही ऐसा कर देता है, तो भी उसका इफेक्ट क्या आएगा, उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे? तो जो कॉन्सिक्वेंसेस, जो इफेक्ट कैंसिलेशन का था, वही सेम इफेक्ट आपका रिलीज का भी होगा। यानी कि अगर डी जो है सी को रिलीज कर देता है उसकी लाइबिलिटी से, तो फिर उसकी वजह से जो ए और बी हैं वो भी अपनी अपनी लाइबिलिटी से रिलीज हो जाएंगे, जो भी उनकी डी के प्रति है। तो कैंसिलेशन और रिलीज में जो है ज्यादा कुछ फर्क नहीं है, बस यही फर्क है। कैंसिलेशन में जो है जो होल्डर होता है वो पार्टी का नाम क्रॉस आउट कर देता है, और रिलीज में क्या करता है, वो कैंसिलेशन के अलावा किसी दूसरे मेथड से पार्टी को उसकी लाइबिलिटी से डिस्चार्ज कर देता है, यानी कि रिलीज कर देता है। बस ज्यादा कुछ फर्क नहीं है, दोनों का जो इफेक्ट होगा वो सेम होगा। जो भी वो सच पार्टी है और उसकी जितनी भी सब्सिक्वेंट पार्टीज हैं वो होल्डर के प्रति सारी लाइबिलिटी से डिस्चार्ज हो जाएगी। तो इस एग्जांपल में डी चाहे कैंसिल आउट करे सी का नाम या फिर सी को रिलीज कर दे, इफेक्ट सेम रहेगा। अब इसके बाद हमारा तीसरा पॉइंट पेमेंट। ये तो बहुत ही सिंपल है। देखिए एक्स ने प्रॉमिसरी नोट बनाया था, ठीक है, उसने वाई को दिया, वाई ने दिया सी को, सी ने दिया बी को, बी ने दिया ए को, ए ने दिया डी को। डी जो है मैच्योरिटी पर प्रॉमिसरी नोट को लेके एक्स के पास गया, एक्स ने पेमेंट कर दी। एक्स पेड फॉर दी प्रॉमिसरी नोट प्रेजेंटेड बाय डी ऑन मैच्योरिटी। मैच्योरिटी पर डी ने प्रेजेंट किया प्रॉमिसरी नोट को, ए ने जो है पे कर दिया, तो ऑटोमेटिकली सारी की सारी पार्टीज उस इंस्ट्रूमेंट के प्रति डिस्चार्ज होंगे, यानी कि वो इंस्ट्रूमेंट ही डिस्चार्ज हो गया पूरा। अब किसी पार्टी की कोई भी लाइबिलिटी नहीं रही। पेमेंट ऑन इंस्ट्रूमेंट इन ड्यू कोर्स, यानी कि पेमेंट इन ड्यू कोर्स, पार्टीज आर डिस्चार्ज। पार्टी जो है डिस्चार्ज हो जाएगी अगर ड्यू कोर्स में जो है पेमेंट हो जाती है इंस्ट्रूमेंट के ऊपर। इट इज एज सिंपल एज दैट। अब इसके बाद फोर्थ पॉइंट, होल्डर अलाउइंग ड्रॉई ऑफ बिल मोर देन 48 आवर्स टू एक्सेप्ट। जो बिल का होल्डर है वो जो है बिल के ड्रॉई को 48 आवर्स से ज्यादा टाइम दे रहा है बिल को एक्सेप्ट करने के लिए, तो इस केस में होल्डर क्या करेगा, तो होल्डर जो है 48 आवर्स से ज्यादा का टाइम बिल के ड्रॉई को दे सकता है एक्सेप्टेंस के लिए।
कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसके लिए होल्डर को जो है पहले अपनी प्रायर पार्टीज की कंसर्न लेनी पड़ेगी। ठीक है, अगर प्रायर पार्टीज ने कंसर्न दे दी तो फिर वो जो है बिल के ड्रॉई को 48 आवर्स से ज़्यादा टाइम दे सकता है एक्सेप्टेंस के लिए। लेकिन सर अगर प्रायर पार्टीज ने कंसर्न नहीं दी, फिर देखिए उस केस में क्या होगा, अगर जिस भी प्रायर पार्टी ने कंसर्न नहीं दी होगी और फिर भी जो होल्डर है वो 48 आवर्स से ज़्यादा का टाइम दे रहा है ड्रॉई को एक्सेप्टेंस के लिए, फिर उस केस में जिस प्रायर पार्टी ने अपनी कंसर्न नहीं दी थी वो प्रायर पार्टी जो है होल्डर के प्रति सारी लाइबिलिटी से डिस्चार्ज हो जाएगी। प्रायर पार्टीज नॉट कंसेंटिंग टू सच अलाउंस डिस्चार्ज फ्रॉम लाइबिलिटी टू सच होल्डर। चलिए इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं ताकि आपको जो है ये पॉइंट और अच्छी तरह समझ आ जाए। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए ए ने जो है एक बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ किया, किसके नाम का, बी के नाम का। ठीक है, तो अभी ये बिल ऑफ एक्सचेंज जो है ए के पास है, लेकिन अभी ए ने जो है इसको बी के पास एक्सेप्टेंस के लिए नहीं भेजा। ए ने क्या किया, ए ने इस बिल को एंडोर्स कर दिया सी को, सी ने एंडोर्स कर दिया डी को, डी ने एंडोर्स कर दिया ई को। अब ई जो है इस बिल को लेके बी के पास गया एक्सेप्टेंस के लिए। उसने बी से बोला कि ये देखो ये जो है एंडोर्समेंट कर करके मेरे पास बिल आया है और आपके नाम का बिल है, आप जो है इस बिल को एक्सेप्ट करो। तो बी कहता है जी मैं एकदम से जो है एक्सेप्ट नहीं कर सकता, मुझको थोड़ा टाइम चाहिए, थोड़ा मेरे को फंड्स वगैरह भी अरेंज करने हैं पेमेंट करने के लिए। तो अब देखिए जो ई है, अगर वो बी को एक्सेप्टेंस के लिए जो टाइम दे रहा है वो टाइम जो है वो विद इन 48 आवर्स है। ठीक है, अच्छा 48 आवर्स हम कहाँ से लेंगे सर, जब भी ई ने प्रेजेंट किया है एक्सेप्टेंस के लिए बिल को बी के पास। ठीक है, तो प्रेजेंटमेंट के टाइम से जो है अगर 48 घंटे मिल रहे हैं बी को तो कोई दिक्कत नहीं है, किसी भी प्रायर पार्टी की कंसर्न लेने की जरूरत नहीं है अगर जो एक्सेप्टेंस का टाइम दिया गया है बी को वो विद इन 48 आवर्स है। लेकिन मान लीजिए अगर ई ने जो टाइम दिया है बी को एक्सेप्टेंस के लिए वो जो है विद इन 48 आवर्स नहीं है। लेट्स से फॉर एग्जांपल ई ने जो है 72 घंटे दिए हैं बी को। अब 72 घंटे वैसे देखा रहा है टेक्निकली तो 3 दिन होते हैं, लेकिन हमको यहाँ पे आवर्स में कैलकुलेट करना है तो इसलिए हम जो है आवर्स में ही टाइम को लिखेंगे। तो ई ने जो है 72 आवर्स दिए हैं बी को एक्सेप्टेंस के लिए। अब ये तो 48 घंटों से काफ़ी ज़्यादा है ना, तो ई जो है दे सकता है 72 घंटे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इस चीज़ की जो है कंसेंट लेनी पड़ेगी पहले। और किससे लेनी पड़ेगी कंसेंट, डी से, सी से और ए से, क्योंकि जो ई की प्रायर पार्टी से वो कौन है, डी, सी और ए। अब जब कंसेंट देने की बारी आई तो डी ने तो मना कर दिया, सी ने भी मना कर दिया, ए ने जो है हाँ बोल दिया, ए ने कंसेंट दे दी। ए ने क्या बोला, ए ने बोला कोई नहीं मुझे विश्वास है बी पे, वो जो है 72 घंटे में एक्सेप्टेंस दे देगा और पेमेंट कर देगा तुमको। तो ई कहता है ठीक है। तो डी और सी ने अपनी कंसेंट नहीं दी लेकिन ए ने दे दी, और एक्सेप्टेंस के बाद ई जब पेमेंट के लिए गया बी के पास तो बी ने बिल्कुल डिसऑनर कर दिया। बी ने बोला कि मैं फंड्स को अरेंज नहीं कर पाया तो मैं पेमेंट नहीं कर सकता। अब जो ई है वो इस बिल को लेके किसके पास जा सकता है रिकवरी के लिए, ए के पास। ना तो वो सी के पास जा सकता है ना ही डी के पास जा सकता है। क्यों, क्योंकि यहां पर जब ई ने कंसेंट मांगी डी और सी की भी कि मैं जो है इतने घंटे दे रहा हूं बी को एक्सेप्टेंस के लिए, तो डी और सी ने तो कंसेंट नहीं दी, और उसके बाद भी ई ने जो है 72 घंटे दे दिया एक्सेप्टेंस के लिए बी को। तो फिर यहां पर जो सी और डी है वो ई के प्रति सारी लाइबिलिटी से डिस्चार्ज हो गए। तो फिर जो भी प्रायर पार्टीज इस अलाउंस को कंसेंट नहीं देंगी तो वो प्रायर पार्टीज जो हैं होल्डर के प्रति जो भी लाइबिलिटी है उनके ऊपर उससे डिस्चार्ज हो जाएंगी। इसके बाद 5th पॉइंट, क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज। जो पार्टी है वो जो है बिल ऑफ एक्सचेंज को एक्सेप्ट करने को तैयार है, यानी कि जो ड्रॉई है, लेकिन क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस यानी कि वो एक्सेप्ट तो करेगा लेकिन एक कंडीशन के साथ, कंडीशनल एक्सेप्टेंस। यहाँ पे आप लिख भी सकते हो और कंडीशनल एक्सेप्टेंस। ये आप लोगों ने जो है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में पढ़ा होगा कि अगर किसी भी ऑफर को क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस दी जाती है तो फिर वो ऑफर जो है वॉइड होता है।
तो क्या सर उस रूल के हिसाब से क्या जो भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को अगर क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस मिलेगी, यानी कि जनरली केस में कौन सा होता है एक्सेप्टेंस वाला इंस्ट्रूमेंट, बिल ऑफ एक्सचेंज, तो क्या अगर बिल ऑफ एक्सचेंज को भी क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस मिले तो क्या वो भी वॉइड हो जाएगा? नहीं, यहां पर ऐसा नहीं है। देखिए यहां पर जो होल्डर है वो जो है क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस के लिए एग्री कर सकता है, वैलिड है यहाँ पे क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस, लेकिन उसके लिए जो है होल्डर को प्रायर पार्टीज की कंसर्न लेनी पड़ेगी इस क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस के साथ एग्री करने के लिए। ठीक है, तो कंडीशन जो है प्रायर पार्टीज वाली कि उनकी कंसर्न लो, वही सेम कंडीशन के ऊपर भी थी कि अगर जो होल्डर था वो बिल के ड्रॉय को 48 घंटों से ज़्यादा दे रहा था टाइम एक्सेप्ट करने के लिए, तो उसके लिए पहले आपको जो है प्रायर पार्टीज की कंसर्न लेनी है, और जो प्रायर पार्टीज कंसर्न नहीं देती फिर वो जो है होल्डर के प्रति डिस्चार्ज हो जाती हैं। तो सेम जो है इफेक्ट यहाँ भी आएगा। अगर यहाँ पर जो होल्डर है वो जो है क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस के लिए एग्री कर जाता है तो फिर वो एग्री कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसको पहले जो है प्रायर पार्टीज की कंसर्न लेनी पड़ेगी। जो प्रायर पार्टीज कंसर्न नहीं देंगी ऐसी एक्सेप्टेंस के लिए वो डिस्चार्ज हो जाएंगी। प्रायर पार्टीज नॉट कंसेंटेड टू सच एक्सेप्टेंस आर डिस्चार्ज। सेम एग्जांपल से हम लोग जो है ये वाला कॉन्सेप्ट भी समझ लेते हैं क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस का। देखिए ई एक्सेप्टेंस के लिए, बिल के एक्सेप्टेंस के लिए बी के पास गया। अब बिल जो था वो ओरिजिनली 10,000 रुपये का था। बी कहता है मैं सिर्फ और सिर्फ 9,000 रुपये पे करूंगा, मैं जो है 9,000 रुपये के लिए एक्सेप्टेंस दूंगा अपनी, यानी कि यहां पर क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस दे रहा है बी अपनी कि वो एक्सेप्ट करने को तैयार है बिल को, लेकिन 10 के लिए नहीं 9,000 रुपये के लिए। तो ई भी जो है मान जाता है, लेकिन उसके मानने से कुछ नहीं होगा, उसको जो है पहले प्रायर पार्टी की कंसर्न लेनी पड़ेगी। डी सी ए तीनों के पास जाता है, डी अपनी कंसर्न नहीं देता, सी भी नहीं देता, ए दे देता है। ए कहता है कोई नहीं 9,000 रुपये के लिए सही, ठीक है हम तैयार हैं। अब कल को मान लीजिए अगर बी जो है पेमेंट नहीं करता है, फिर क्या ई डी या सी के पास जा सकता है? नहीं जा सकता, यानी कि वो इनसे जो है कुछ भी रिकवरी नहीं कर सकता। फिर ई जो है सीधा ए के पास ही रहेगा रिकवरी के लिए। क्यों? क्योंकि ए ने जो है कंसर्न दी थी अपनी, डी और सी ने अपनी कंसर्न नहीं दी थी, उसके बाद भी ई जो है बी की क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस के लिए एग्री कर जाता है। तो फिर यहाँ पर डी और सी जो हैं जिन्होंने कंसर्न नहीं दी थी वो जो है ई के लिए डिस्चार्ज हो जाएंगे, कि जो ई होगा वो जो है डी और सी से कुछ भी रिकवर नहीं कर सकता। इसके बाद 6 पॉइंट, चेक नॉट ड्यूली प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। अगर आप लोगों को पता हो तो जब भी आप चेक काट के दोगे किसी को, उस पर जो भी डेट डालोगे तो उस डेट से अगले 3 महीने तक जो चेक होता है वो वैलिड होता है, यानी कि आपको जो है 3 महीनों के अंदर अंदर चेक को प्रेजेंट करना पड़ता है बैंक में पेमेंट लेने के लिए। ठीक है, और अगर 3 महीने का टाइम नहीं दे रखा तो फिर विद इन अ रीजनेबल टाइम, लेकिन प्रैक्टिकली जो है 3 महीने का टाइम होता ही होता है हर बैंक के चेक के लिए। हाँ, पर थ्योरेटिकली जो है लॉ के हिसाब से ये कहा गया है, लॉ ने क्या बोला है कि अगर 3 महीने का टाइम नहीं है फिर विद इन ए रीजनेबल टाइम, और रीजनेबल टाइम क्या होगा वो जो है बैंक के डिसाइड करेगा। तो अब अगर कोई भी चेक जो है पेमेंट के लिए प्रेजेंट नहीं किया गया विद इन ए रीजनेबल टाइम तो फिर उसका इफेक्ट क्या होगा? तो देखिए, होल्डर नॉट प्रेजेंटेड चेक विद इन ए रीजनेबल टाइम, जो चेक होल्ड करके बैठा हुआ था उसने जो है विद इन ए रीजनेबल टाइम चेक को बैंक में प्रेजेंट नहीं किया, और इतने टाइम में क्या होता है बैंक जो है फेल हो जाता है। यहां पर जो है वर्ड फेल लिखा हुआ है ना, इसका मतलब है बैंक जो है आपका इंसॉल्वेंट हो गया, यानी कि बैंक का दिवालिया निकल गया, जिसकी वजह से जो ड्रॉअर था जिसने आपको चेक काट के दिया था, जिसका उस बैंक में अकाउंट था, ठीक है, उसको भी जो है कुछ डैमेज हो गया, है ना। क्योंकि मान लो अगर आपने चेक जो है अपने बैंक में प्रेजेंट किया तो भी जो पैसा आएगा वो जो है ड्रॉअर के बैंक से आएगा ना, तो जो ड्रॉअर का बैंक है वो इंसॉल्वेंट हो गया। ठीक है, आपको ये समझना है। ड्रॉअर डिस्चार्ज टू द एक्सटेंट ऑफ एक्चुअल डैमेज सफर्ड, तो फिर जितना भी डैमेज ड्रॉअर को हुआ होगा उतने डैमेज तक ड्रॉअर जो है वो डिस्चार्ज हो जाएगा। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं इस चीज का, ताकि आपको जो है और ज्यादा क्लैरिटी आ जाए इस वाले पॉइंट में। फॉर एग्जांपल, एक पर्सन है ए ने जो है एक चेक काट के दिया है बी को। लेट सपोज चेक काटा है 1 लाख रुपए का, और कौन से बैंक का है? जो ये चेक है ये है HDFC बैंक का, क्योंकि ए का जो अकाउंट है वो HDFC में है और चेकबुक भी HDFC की है। तो यहाँ पे ड्रॉअर कौन हुआ?
ड्रॉअर हुआ ए, ड्रॉई कौन हुआ? चेक के केस में ड्रॉई कौन होता है? हमने डिस्कस किया था ये चेक जब हम पढ़ रहे थे, बैंक होता है। बहुत बढ़िया। जो ड्रॉई बैंक जिसको हम कहते हैं, पे कौन है? जिसको चेक काट के दिया है, यानी कि बी। तो अब देखिए, जो ए का अकाउंट था कहाँ पे? HDFC में। उसमें जो है ए ने 1 लाख रुपए रखे हुए थे, क्योंकि उसको पता था कि अगले 3 महीने में जो है बी कभी भी जो है चेक को प्रेजेंट करके 1 लाख रुपए ले सकता है उसके अकाउंट से, है ना। तो ए ने जो है इतने पैसे मेंटेन करके रखे हुए थे अपने HDFC बैंक के अकाउंट में। और जो बी का जो बैंक होता है, बीज बैंक, वो कौन सा है? वो है आपका, मान लीजिए SBI है। अब बी क्या करता है? चेक को जो है अपने पास सहेज के रखा होता है। 3 महीने खत्म ही होने वाले होते हैं, तब जाकर वो जो है चेक को प्रेजेंट करता है। मतलब बिल्कुल आखिरी दिन होता है, 3 महीने तक जो है पड़ा होता है बी, उसने चेक को जो है छुआ भी नहीं होता। 3 महीने का बिल्कुल जो आखिरी दिन होता है, तब जाके वो चेक को जाके प्रेजेंट करता है। अब ऑब्वियस है वो तो अपने बैंक में ही प्रेजेंट करेगा, कहाँ पे? SBI में। अब यहाँ पर जो SBI बैंक है, ऑब्वियस है वो जो चेक होगा किसके पास भेजेगा? वो HDFC के पास। लेकिन जो HDFC बैंक है वो जो है अब इंसॉल्वेंट हो चुका है, यानी कि जो ए का बैंक था उसका दिवालिया निकल गया, बैंकरप्ट हो गया। तो जब चेक लगाया SBI ने HDFC के पास, चेक क्या हो गया? चेक जो है आपका बाउंस हो गया। बाउंस तो हम देसी भाषा में बोलते हैं, अगर टेक्निकली बात करें तो डिसऑनर हो गया। दोनों का मतलब एक ही है। चेक जो है डिसऑनर हो गया। क्यों? क्योंकि HDFC बैंक जो था वो इंसॉल्वेंट हो गया, जिसकी वजह से जो भी उसके अकाउंट होल्डर्स है उनका भी नुकसान हो गया, उनके पैसे डूब गए। जो ए था उसके भी जो है 1 लाख रुपए पे फर्क पड़ा, ठीक है। तो जो HDFC बैंक था वो जो है ए को 1 लाख की बजाय 10,000 रुपए वो भी फुल सेटलमेंट में देने को तैयार था, इन फुल सेटलमेंट, क्योंकि जो बाकी पैसे थे वो डूब चुके थे ए के। और जबकि ए ने जो है 3 महीनों तक अपने अकाउंट में 1 लाख रुपए मेंटेन करके रखे हुए थे, क्योंकि उसको पता था बी जो है कभी भी चेक को लगा सकता है। तो इसलिए ए ने भी जो है अपनी तरफ से सारी चीज़ों को मेंटेन करके रखा हुआ था। लेकिन बाद में जब उसका बैंक इंसॉल्वेंट हो गया तो फिर उसको जो है 10,000 रुपये ही मिल पाए। तो देखिए, एक तो यहाँ पर बी जो था उसने जो है विद इन रीजनेबल टाइम चेक को प्रेजेंट नहीं किया, बिल्कुल आखिरी दिन पे जो है चेक प्रेजेंट कर रहा है, और चेक प्रेजेंट करने से पहले ही बैंक क्या हो गया? मीनवाइल इंसॉल्वेंट हो गया। तो यहाँ पे लॉ में क्या बोला गया कि अगर बैंक के इंसॉल्वेंट होने से ड्रॉअर को कोई भी डैमेज होता है, जो कि हुआ ए को, जो भी उसके पैसे पड़े हुए थे अकाउंट में 1 लाख रुपए, उसमें से उसको 90,000 रुपए का नुकसान हो गया। तो डैमेज कितने का हुआ? ए को डैमेज हुआ 90,000 रुपए का, सिर्फ 10,000 रुपए ही जो है उसको मिल पाए अपने बैंक से। तो अब अगर ड्रॉअर को डैमेज हो जाता है बैंक के फेल होने की वजह से, उस केस में जो ड्रॉअर है वो जो है कितने एक्सटेंट तक के लिए डिस्चार्ज हो जाएगा? जितना भी एक्चुअल डैमेज उसने सफ़र किया है। और ये किसकी वजह से हुआ है? जो होल्डर था चेक का, उसने जो है विद इन ए रीजनेबल टाइम चेक को प्रेजेंट ही नहीं किया। 3 महीने से क्या बी झक मार रहा था, बिल्कुल आखिरी दिन पे जो उसने प्रेजेंट किया चेक को, और जब प्रेजेंट किया तब तक बैंक इंसॉल्वेंट हो चुका था, जिसकी वजह से ए का भी नुकसान हो गया। वरना 3 महीनों से ए ने जो है 1 लाख रुपए मेंटेन करके रखे हुए थे अपने अकाउंट में। तो यहाँ पर चेक बाउंस हो गया, तो बी ऑब्वियस है किसके पास जाएगा रिकवरी के लिए? ए के पास जाएगा, है ना, उसी के पास जाएगा वो। तो क्या वो पूरे के पूरे 1 लाख रुपए रिकवर कर सकता है? ए से नहीं कर सकता, क्योंकि जो ए का बैंक था वो भी क्या हो गया? इंसॉल्वेंट हो गया। तो जो बी है वो जो है ए से सिर्फ और सिर्फ 10,000 रुपए ही रिकवर कर पाएगा, क्योंकि जो आपका ड्रॉअर है वो जो है एक्चुअल डैमेज तक की एक्सटेंट के लिए डिस्चार्ज हो जाएगा। यानी कि क्योंकि उसको 90,000 रुपए का नुकसान हुआ था ए को, तो इसलिए 90,000 रुपए तक डिस्चार्ज मान लिया जाएगा वो, ठीक है। बाकी 10,000 रुपए जो है ए को पे करने पड़ेंगे बी को। अब यहाँ पर जो है एक और सिचुएशन हो सकती है, वो क्या है? अभी तो डैमेज कितना हुआ है? 90,000 रुपए का। मान लीजिए पूरे के पूरे 1 लाख रुपए, पूरा जो फुल अमाउंट होता वही जो है पूरा डूब जाता, उसका लॉस में चले जाता। फिर क्या होता सर? फिर क्या बी ए से कुछ रिकवर कर पाता?
फिर उस केस में बी जो था वो ए से कुछ भी रिकवर नहीं कर पाता, क्योंकि ए ने जो 1 लाख रुपए अपने अकाउंट में मेंटेन करके रखे हुए थे वो सारे के सारे डूब गए। तो पूरी तरह जो ए होगा डिस्चार्ज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसको डैमेज भी जो है फुल एक्सटेंट तक ही हुआ था, जितने की लायबिलिटी थी उसके ऊपर उतना डैमेज भी हो गया, तो वो पूरे के पूरे अमाउंट के लिए डिस्चार्ज हो जाएगा। इसके बाद 7th पॉइंट, बिल हेल्ड बाय एक्सेप्टर इन हिज ओन राइट एट और आफ्टर मैच्योरिटी ऑल पार्टीज आर डिस्चार्ज। मान लीजिए जो ए था उसके पास एक बिल पड़ा हुआ था, ठीक है, बिल के ऊपर ड्रॉई कौन था? बी था। अब ए ने जो है उसको एंडोर्स किया, आगे एंडोर्स होते 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 आखिर में बी के पास वो एंडोर्स हो गया। बी के पास पेमेंट के लिए नहीं गया, जिस भी व्यक्ति के पास उस समय बिल था जो भी होल्ड कर रहा था उसने बी को एंडोर्स कर दिया। अब यानी कि यहां पर क्या हुआ, जो ड्रॉई था वो जो है क्या बन गया? बिल का होल्डर भी बन गया अपने ही राइट में। तो क्या बी जो है अपने आप से रिकवर कर सकता है? कर ही सकता है, खुद को पैसे दे देगा। तो यहां पर क्या हुआ, जो एक्सेप्टर था बिल का, जो ड्रॉई था, उसी के पास जो है बिल चला गया उसके राइट में, यानी कि बिल का होल्डर बन गया वो। तो ऑब्वियस है जितनी भी पार्टीज होंगी उससे पहले की वो सबके सब डिस्चार्ज हो जाएंगी। एक छोटा सा एग्जांपल देख लेते हैं इस पॉइंट को समझने के लिए। फॉर एग्जांपल, ए ने जो है एक बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ किया बी के ऊपर। ए के पास बिल है, ए ने सी को दिया यानी कि एंडोर्स किया, सी ने डी को एंडोर्स किया, डी ने ई को एंडोर्स किया, और ई ने जो है बी को ये बिल एंडोर्स किया। उसके पास पेमेंट के लिए नहीं गया, उसने जो है बी को ये बिल एंडोर्स कर दिया। यानी कि जिसको बिल की पेमेंट करनी थी, बिल जो था उसी के पास एंडोर्स होके चला गया। यानी कि बी कौन है? अब ड्रॉई तो है ही है जिसको आप एक्सेप्टर बोलते हो, साथ में वो अब बिल का होल्डर भी बन गया अपने ही राइट में। अब देखिए यहां पर जो ई था उसने जो है मैच्योरिटी से पहले एंडोर्स कर दिया बी को बिल। अब मान लीजिए मैच्योरिटी तक, अंटिल मैच्योरिटी या फिर आफ्टर मैच्योरिटी, या तो मैच्योरिटी तक या फिर मैच्योरिटी के बाद भी जो ये बिल था वो बी जो है होल्ड करके बैठा हुआ था। फिर जितनी भी पार्टीज हैं ई डी सी ए और खुद बी भी, ये सब के सब डिस्चार्ज हो जाएंगे, क्योंकि जिससे पैसे लेने थे बिल तो उसी के पास चला गया, उसी के राइट में। तो क्या बी खुद को पैसे देगा? ऐसा पॉसिबल थोड़ी है। तो इसलिए यहां पर बी की जो लायबिलिटी थी जिस बिल के थ्रू, वही बिल जो है उसका राइट बन गया, उसके राइट में आ गया। तो यानी कि यहां पर जो उसका राइट था, जो उसकी लायबिलिटी थी, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगी और ऑटोमेटिकली अगर बी की लायबिलिटी डिस्चार्ज हो गई तो फिर ई की भी हो जाएगी, डी की भी हो जाएगी, सी की भी हो जाएगी और ए की भी हो जाएगी। तो ये है आपका कॉन्सेप्ट ये वाला। चलिए एक बार यहाँ से जो है रीड कर लेते हैं। अगर कोई क्वेश्चन आ जाता है किसी भी सेक्शन के ऊपर, यहाँ पे कोई भी केस जो दे रखा है, यहाँ पे किसी के भी ऊपर अगर क्वेश्चन आ गया तो फिर आपको आंसर कैसे लिखना है? इस तरीके से लिखना है। आइए रीड करते हैं एक बार। सबसे पहले, बाय कैंसिलेशन सेक्शन 82A, व्हेन द होल्डर ऑफ ए नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट और हिज एजेंट कैंसल्स द नेम ऑफ अ पार्टी ऑन द इंस्ट्रूमेंट with an intention to discharge him, such party and all subsequent parties who have a right of recourse against the party whose name is cancelled are discharged from the liability to the holder। तो जो होल्डर है इंस्ट्रूमेंट का, उसने जो है किसी भी एक पार्टी का नाम कैंसिल आउट कर दिया है, तो फिर वो पार्टी जिसका नाम कैंसिल हुआ है और जो उसकी सब्सिक्वेंट पार्टीज हैं वो सब के सब जो हैं होल्डर के प्रति सारी लायबिलिटी से डिस्चार्ज हो जाएंगी। यही सेम इफेक्ट आपका जो है रिलीज में भी आएगा सेक्शन 82B में। तो एक बार आप जो है इसको अपने लेवल पे रीड कर लेना। हाँ, पर रिलीज में क्या होगा, रिलीज में जो है किसी दूसरे मेथड से जो है पार्टी को, जो भी इंस्ट्रूमेंट की पार्टी है कोई भी, उसको जो है रिलीज किया जाएगा, कैंसिलेशन के थ्रू नहीं करा जाएगा। कैंसिलेशन के अलावा किसी और मेथड से उसको रिलीज किया जाएगा, लेकिन इफेक्ट जो है दोनों में सेम रहेगा। इसके बाद सेक्शन 78 बाय पेमेंट, यानी कि पेमेंट इन ड्यू कोर्स। When the payment on an instrument is made in due course, both the instrument and the parties to it are discharged subject to the provisions of section 82C,
82C में भी जो है यही सेम बात लिखी हुई है। अगर पेमेंट इन ड्यू कोर्स हो जाती है किसी भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के ऊपर तो ऑब्वियस है वो इंस्ट्रूमेंट और जितनी भी पार्टीज होंगी उससे अटैच वो सब के सब डिस्चार्ज हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि पेमेंट हो चुकी है। जो बिल का ड्रॉई था, जो प्रॉमिसरी नोट का मेकर था, उन्होंने पेमेंट कर दी, तो अब इंस्ट्रूमेंट डिस्चार्ज हो गया तो पार्टीज भी क्या हो जाएंगी? डिस्चार्ज हो जाएंगी। सेकेंड पॉइंट इसमें, द पेमेंट ऑन एन इंस्ट्रूमेंट मे बी मेड बाय एनी पार्टी टू द इंस्ट्रूमेंट, इट मे इवन बी मेड बाय अ स्ट्रेंजर प्रोवाइडेड इट इज मेड ऑन अकाउंट ऑफ द पार्टी लायबल टू पे। तो पेमेंट कौन करेगा इंस्ट्रूमेंट के ऊपर? ऑब्वियस है जो इंस्ट्रूमेंट की पार्टी है वो पेमेंट करेगी, लेकिन कोई स्ट्रेंजर भी जो है पेमेंट कर सकता है, लेकिन जो स्ट्रेंजर होगा वो पेमेंट जो है किसके बिहाफ पे करेगा? वो पार्टी जो कि लायबल होगी। इसके बाद सेक्शन 83, अ होल्डर अलाउइंग द ड्रॉई ऑफ अ बिल मोर देन 48 आवर्स टू एक्सेप्ट। जो होल्डर है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का वो जो है बिल के ड्रॉई को 48 आवर्स से ज़्यादा का टाइम दे रहा है एक्सेप्टेंस के लिए, तो वो दे सकता है, हमने डिस्कस किया था, वो दे सकता है 48 घंटों से ज़्यादा का टाइम, लेकिन उसके लिए जो है उसको प्रीवियस पार्टीज की यानी कि प्रायर पार्टीज की जो है कंसर्न लेनी पड़ेगी, और जो प्रायर पार्टी कंसर्न नहीं देगी वो प्रायर पार्टी जो है होल्डर के लिए डिस्चार्ज हो जाएगी। इफ द होल्डर ऑफ ए बिल ऑफ एक्सचेंज अलाउज द ड्रॉई मोर देन 48 आवर्स एक्सक्लूसिव ऑफ पब्लिक हॉलीडेज। देखिए इसमें आपको बात ध्यान रखनी है, जो 48 घंटे दिए जा रहे हैं किसको? ड्रॉई को। उन 48 घंटों में जो है पब्लिक हॉलीडेज को एक्सक्लूड किया गया है। तो यही वाला एग्जाम्पल था जो हमने डिस्कस किया था इस टाइम को लेके। तो अगर 48 घंटों को हम लोग डेज में कन्वर्ट करें, कितने हुए? 2 दिन, क्योंकि 24 2 दिन हो गए, है ना। मान लीजिए फ्राइडे को जो है बिल प्रेजेंट किया गया, बिल प्रेजेंटेड फॉर एक्सेप्टेंस। अब फ्राइडे को जो है प्रेजेंट किया गया, अगर हम 48 घंटों के हिसाब से चलें तो संडे तक जो है एक्सेप्टेंस आ जानी चाहिए, लेकिन जो संडे है वो क्या है? एक पब्लिक हॉलिडे है। गवर्नमेंट ने जो है संडे को भी एक पब्लिक हॉलिडे डिक्लेयर कर रखा है। तो फिर फ्राइडे, सैटरडे, संडे पब्लिक हॉलिडे है, यानी कि मंडे तक जो है आपकी एक्सेप्टेंस आ जानी चाहिए। तो हम जो है संडे को एक्सक्लूड करके जो है सैटरडे और मंडे इन दोनों दिनों को गिनेंगे, यानी कि इन दोनों के लिए जो है 48 घंटे गिने जाएंगे। तो अगर आप 48 आवर्स से ज़्यादा का टाइम प्रोवाइड कर रहे हो ड्रॉई को बिल को एक्सेप्ट करने के लिए, तो उसके लिए आपको जो है प्रायर पार्टी से कंसर्न लेनी पड़ेगी। टू कंसिडर वेदर ही विल एक्सेप्ट दी सेम, ऑल प्रीवियस पार्टीज नॉट कंसेंटिंग टू सच अलाउंस आर देयर बाय डिस्चार्ज फ्रॉम द लाइबिलिटी टू सच होल्डर। लेकिन जिन प्रायर पार्टीज की कंसर्न नहीं आई वो जो है फिर होल्डर के प्रति जो भी लाइबिलिटीज हैं उनके ऊपर उससे डिस्चार्ज हो जाएंगी। इसके बाद सेक्शन 86 क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस का, अ होल्डर एग्रीइंग टू ए क्वालिफाइड और लिमिटेड एक्सेप्टेंस ऑफ द बिल ऑफ एक्सचेंज। If the holder of a bill agrees to a qualified acceptance, all prior parties whose consent is not obtained to such an acceptance are discharged from the liability। अगर जो होल्डर है वो जो है ड्रॉई के पास बिल को प्रेजेंट कर रहा है एक्सेप्टेंस के लिए, लेकिन जो ड्रॉई है वो जो है एक क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस दे रहा है, तो क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस वैलिड होगी, लेकिन आपको जो है उसके लिए जो होल्डर होगा उसको प्रायर पार्टीज की कंसर्न लेनी पड़ेगी, उनको बताना पड़ेगा। जो प्रायर पार्टीज कंसर्न नहीं देंगी और फिर भी क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस को एग्री कर जाता है होल्डर, तो जितनी भी ऐसी प्रायर पार्टीज हैं जिनकी कंसेंट नहीं आई है वो सब जो हैं डिस्चार्ज हो जाएगी अपनी लाइबिलिटीज से। इसके बाद सेक्शन 84, बाय द ड्रॉर नॉट ड्यूली प्रेजेंटिंग ए चेक फॉर द पेमेंट। इफ द होल्डर डज नॉट प्रेजेंट ए चेक विद इन ए रीजनेबल टाइम आफ्टर इट्स इशू एंड द बैंक फेल्स। बैंक फेल्स का मतलब क्या है? बैंक जो है इनसॉल्वेंट हो चुका है और विद इन ए रीजनेबल टाइम होल्डर ने जो है चेक को प्रेजेंट नहीं किया है, कॉजिंग डैमेज टू दी ड्रॉर, और बैंक के फेल होने की वजह से ड्रॉर को भी जो है डैमेज हुआ है। द ड्रॉर इज डिस्चार्ज एज अगेंस्ट द होल्डर टू द एक्सटेंट ऑफ द एक्चुअल डैमेज सफर्ड बाय हिम। तो जितना भी एक्चुअल डैमेज हुआ है ड्रॉर को, उतने एक्चुअल डैमेज तक के लिए ड्रॉर डिस्चार्ज हो जाएगा होल्डर के अगेंस्ट में। इसके बाद सेक्शन नंबर 90, a bill coming to the acceptor's hands after maturity. If a bill of exchange that has been negotiated is
एट और आफ्टर मैच्योरिटी हेल्ड बाय द एक्सेप्टर इन हिज ओन राइट, ऑल राइट्स ऑफ एक्शन देयरऑन आर एक्सटिंग्विश। अगर एंडोर्स होते होते यानी कि नेगोशिएट होते होते जो बिल ऑफ एक्सचेंज था वो जो है एक्सेप्टर के पास पहुंच गया उसके राइट में, और एक्सेप्टर ने जो है मैच्योरिटी तक या फिर मैच्योरिटी के बाद तक बिल को होल्ड करके रखा हुआ है, तो फिर उस बिल के रिगार्डिंग जितनी भी लाइबिलिटीज होंगी वो सब के सब डिस्चार्ज हो जाएंगी। सो आई होप आपको जो है ये सारे के सारे पॉइंट समझ आ गए होंगे, आपको पता लग गया होगा कि डिस्चार्ज किस किस तरीके से हो सकता है। अब जो ये नोट्स हैं आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, और चाहे तो ये जो एग्जाम्पल्स हमने डिस्कस किए हैं इनको भी आप लोग एक बार नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है।